नेहा गरियाल, गरियाल क्या नाम है, मुझे नाम पढ़ना नहीं आ रहा। नेहा है, सपना है, तन्वी है, सुलेख, सुलेख है, सुलेख चौधरी। स्वागत है मेरी क्लास में बच्चे आपका। तो आज से सीटेट की दारोमदार शुरू, हिंदी की कैसे तैयारी होगी ये मेरी जिम्मेदारी है। पहले आपका सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरी क्लास में। और सीटेट के कोर्स से जुड़ रहे हैं आप तो बेहतरीन तरीके से करेंगे, ठीक। पहले देखिए थोड़ा सा पीछे से एक चीज लिखिए, इस बार सब हमने बीड़ा उठाया है सीटेट 2022 और हिंदी की जो पेपर आना है उसमें कितना नंबर आने हैं, 30 नंबर और 30 प्रश्न आने हैं और 30 के 30 नंबर सही करने हैं आपको। तो 30 में से 30 लेने हैं। सैफी जी स्वागत है, देवेंद्र, शुभम बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं पहली क्लास में आपके नाम ले रहा हूं, लेकिन अगली क्लास में बच्चे नाम नहीं लेंगे, पढ़ाई करेंगे सिर्फ, है ना। तो कई बार मैं आपके अगर नाम ना लूं, आपके कमेंट ना देखूं तो ये मत देखिएगा, आपको समझाऊंगा ज्यादा, ठीक है ना। वॉइस आ रही है, अब आ जाएगी, अब क्लियर आ रही होगी सबको वॉइस। तो इतना ध्यान रखना बच्चे, इतना ध्यान रखना, मैंने ऊपर सीटेट में हिंदी का पोर्शंस मैं कराऊंगा आपको और हिंदी ना 2 पोर्शंस में आएंगी तुम्हें। जूली आशु जी स्वागत है आपका। हिंदी 2 पोर्शंस में आएगी और क्या आना है बेटा, एक गद्यांश और एक पद्यांश आना है। सुनिए, मुझे ये कराना है तुमको और फिर हिंदी की शिक्षण कराने। इसमें कई सारे टॉपिक हैं, जैसे भाषा शिक्षण, जैसे सीखना अधिग्रहण, जैसे भाषा कौशल, व्याकरण शिक्षण, मूल्यांकन, गद्य पद्य, कई बार आ जाएगा बहुभाषिकता। तो बहुत सारे टॉपिक आएंगे, इस पर मैं कोई चर्चा नहीं कर रहा हूं अभी। मैं सिलेबस नहीं डिस्कस कर रहा हूं, मैं सीधा पढ़ाने पे आ रहा हूं। और देखिए गद्यांश पद्यांश कराना है तो जब कोई पैसेज आता है तो शुरू पढ़ के उसके उत्तर देने, लेकिन शुरू के 2 3 4 प्रश्न पैसेज कोई देख के कर लोगे, लेकिन अगले प्रश्न व्याकरण पे भी होंगे और 2 गद्यांश भी आ सकते हैं और 2 पद्यांश, और ये फर्स्ट और सेकंड पेपर दोनों को साथ लेकर चलता हूं, तो मैं पूरा ही कराऊंगा। नमस्कार सभी को, बहुत बहुत शुक्रिया सभी का। तो देखिए भाई मैं करने क्या जा रहा हूं आज, मैं सबसे पहले कुछ व्याकरण के हिस्से पहले खत्म करूंगा। ये बात गलत है कि ग्रामर नहीं आती, पैसेज ही कराना है मुझे, लेकिन पहले कुछ व्याकरण है। कौन कौन सी चीजें करनी है वो मैं लिख रहा हूं, सिलेबस वो पढ़ लेना है। जैसे आज मैं टॉपिक ले रहा हूं ना, एक शब्द, कभी तुमने सुना है तत्सम तद्भव देशज विदेशज, ये शब्द पूछे जाते हैं। और रूढ़ यौगिक योग रूढ़ भी शब्द है और विकारी और अविकारी भी शब्द है, पर तुम्हें शब्द ज्यादा नहीं आएगा, ज्यादातर 5 शब्द पूछ सकता है, तत्सम तद्भव देशज विदेशज और संकर शब्द, इन पे सीटेट में आता है। तो हम उतना ही करेंगे जितना सीटेट की बारी है, ठीक है। तो आज एक टॉपिक ये करूंगा, पर व्याकरण में शब्द नहीं चलेगा। देखिए इसके बाद दूसरा टॉपिक में वाक्य का भी लूंगा। वाक्य समझते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य पूछते हैं कई बार, इसमें से व्याकरण में से एक सेंटेंस देके पूछ लेगा। तो शब्द भी है, व्याकरण भी है, संज्ञा भी है, सर्वनाम भी है, क्रिया भी है, विशेषण भी है। टॉपिक शुरू में 4 5 6 या 7 क्लास तक मैं व्याकरण लूंगा, उसके बाद आपको पैसेज शुरू कर दूंगा। मैं पैसेज अगर शुरू कराऊंगा तो पैसेज दूंगा और व्याकरण हो जाएगी, तो सारा पैसेज तुम आसानी से कर लोगे। बस मुझे उसके बाद पैसेज ये कराना है कि कैसे करेंगे, तो किस तरह से गद्यांश पद्यांश करेंगे उस पर बात होगी। और जब ये वाला पोर्शन कर लेंगे फिर हम करना शुरू कर देंगे पेडागोजी का पार्ट। तो मैं पहले पेडागोजी का पार्ट नहीं कराता हूं, सबसे पहले मैं व्याकरण करा रहा हूं। संस्कृत की पढ़ाई होगी दूसरे टीचर पढ़ाएंगे, मैं हिंदी पढ़ाता हूं यहाँ। तो मैं आज सिलेबस नहीं लिख रहा हूं बच्चे, मैं आपको शब्द करा रहा हूं। और जब शुरू में तुम्हारी 6 7 क्लास व्याकरण की होनी है, तो आज पहली टॉपिक है शब्द, और शब्द ज्यादा नहीं आता। देखिए मैं ना बेटा, अगर मैं चाहूं ना आपको तो मैं दिखा सकता हूं। मैं आपके लिए कुछ प्रश्न भी लाया हूं, जैसे देखिए ये यहाँ पर तुम्हें प्रश्न मिलेंगे कुछ, जैसे शब्द पे कई सारे प्रश्न है, बताओ पूछेगा कौन सा विदेशी शब्द है, आसान प्रश्न पूछेगा, पर मैंने थोड़े से मुश्किल रखे हैं। अभी प्रश्न नहीं दे रहा हूं, पहले हम टॉपिक को समझेंगे फिर प्रश्न करेंगे। तो शुरुआत कर रहा हूं, आज का टॉपिक लिख रहा हूं सीधा, मैं सिलेबस डिस्कस नहीं कर रहा हूं। 88 मार्क्स आए और हिंदी में केवल 15 मार्क्स, तो चलो आज ऐसे हिंदी कमजोर क्यों है, आज करेंगे। पहले व्याकरण कर लेते हैं और उसके बाद हम पैसेज करना शुरू करेंगे। पता 1588 क्यों है, क्योंकि तुम्हें पेडागोजी का पोर्शन थोड़ा सही नहीं होता होगा, पेडागोजी भी और शायद गद्यांश पद्यांश में गड़बड़ होगी। प्रकाश जी अब पूरे नंबर आएंगे, आप चिंता ना करो, अब पूरे नंबर आएंगे। तो सुनो, आज का टॉपिक मैं शुरू कर रहा हूं शब्द, और तुम्हें क्या आना है, देखिए तुम्हें हमेशा ये आना है, एक शब्द दे देगा तुम्हें, जैसे लिख देगा अशोक, और फिर पूछेगा तुमसे कि ये तत्सम है, तद्भव है, देशज है या विदेशज है, ऐसा प्रश्न आना है। तो मैं शब्द का टॉपिक शुरू कर रहा हूं, तो मैं बात कम करूंगा, पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान दूंगा, सही है। मैं संस्कृत नहीं पढ़ाऊंगा बेटा, काजल संस्कृत के दूसरे टीचर आएंगे तुम्हें पढ़ाने, उनकी क्लास होगी, ठीक है ना। याद रखिएगा मैं हिंदी की बात कर रहा हूं। तो शब्द, बात आ रही है शब्द की, तो शब्द शुरू कर रहा हूं। देखिएगा कोई मुझसे पूछे शब्द किसे कहते हैं, तो बस इतना बताओ, ये लिखा मैंने अ और ये लिखा मैंने अमर। मैं वही ग्रामर, बहुत सारी ग्रामर नहीं आएगी, कुछ बेसिक ग्रामर है, जैसे कई बार शब्द वाक्य, कई बार मुहावरा भी पूछ सकता है तुमसे, कई बार पर्यायवाची, पर मुहावरे पर्यायवाची में ज्यादा समय नहीं लगेगा, वो तो तुम्हें एक पीडीएफ दूंगा उससे भी कर लोगे। लेकिन क्रिया पूछ लेता है, सकर्मक क्रिया कौन सी है, कर्मक क्रिया है, तो कुछ व्याकरण के हिस्से चलेंगे अभी, ठीक है। हाँ बहुत अच्छे रहेंगे शालू, चिंता ना करो, सब पास हो जाओगे। देखो ये लिखा आ, ये लिखा अमर, और ये लिखा मैंने अमर घर गया। सुनिए, अमर घर गया। कोई मुझसे कहे कि इसमें से वर्ण कौन सा है, तो देखिए वर्ण ये है। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, या तो स्वर हो सकता है या व्यंजन हो सकता है, याद बात ध्यान रखना। अगर मुझसे कोई कहेगा क शब्द है या वर्ण, तो मैं कहता हूं ये वर्ण है, पर वर्ण है तो ये व्यंजन है। वर्ण पे तुम्हें प्रश्न नहीं आएगा, इतनी डीप ग्रामर नहीं आती, पर ये वर्ण है। पर जब बहुत सारे वर्ण मिल जाएंगे ना तो शब्द बन जाएगा। पर देखिए कहते हैं एक लिया अ, एक लिया म, एक लिया र, और इनको मैं मिला दूं तो क्या बन गया, शब्द। तो ऐसा लगा वर्णों के समूह को शब्द कह दें, पर वर्णों का समूह शब्द नहीं होता, वर्णों का सार्थक समूह शब्द होता है। सार्थक का मतलब यह है कि पहले लिया अ, फिर लिया म, फिर लिया रा, और इनको मिलाकर जब मैंने इनका अर्थ निकालना तो अमर उसे कहते हैं जो मर ना सके,
ईश्वर को कहा गया है अमर, है या नहीं है? लेकिन अगर मैं ऐसे लिख दूं, पहले मैं म ले लूं वर्ण, फिर र, फिर आ, और इनको कहूं क्या ये शब्द है, तो ये शब्द नहीं है। क्यों? क्योंकि अब इसका अर्थ नहीं है। तो देखिए वर्ण, मुझे तो शब्द की बात बता रही है और शब्द पे आना क्या कराना है, शब्द उसे अभी बिल्कुल और जल्दी खत्म करके टेस्ट में आऊंगा। इस बार मैं सिर्फ उतना ही बात करूंगा जितना तुम्हें सीटेट में आएगा। कई बार मैं पहले शब्द को बहुत समझाता था, क्योंकि देखिए सब्जेक्ट मेरा रहा है तो कई बार हम बहुत कराते हैं। मैं सिर्फ सिंपल तरीके से रखूंगा। तो शब्द उसे कहते हैं कि वर्णों का समूह नहीं, वर्णों का ग्रुप नहीं, वर्णों का मीनिंगफुल ग्रुप। अरे सीधी बात है, एक लिया क, एक लिया म, एक लिया ल। क्या कमल शब्द है या नहीं है? बिल्कुल है कमल शब्द। पर मैं अगर लिख दूं लमक, तो लमक कोई शब्द ही नहीं है। वो क्यों? क्योंकि ये होता ही नहीं है। ये तो मैंने ऐसे लिख दिया उल्टा सीधा, सही है ना? अगर मैं तुम्हारे सामने कहूं नीर, तो नीर माने पानी होता है, यह है शब्द। लेकिन अगर मैं कहता हूं रनी, तो रनी कोई शब्द नहीं है। कोई कहेगा क्यों नहीं है? क्योंकि ये मैंने उल्टा लिख दिया, होता ही नहीं है इस शब्द को उल्टा। तो शब्द उसे कहेंगे, ऐसे शब्द जिसमें बहुत सारे वर्णों और वो अर्थ भी देगा, उसे हम शब्द कहेंगे। पहली बात देखिए, पता है तुमको, मैं बेसिक चीज कर रहा हूं, अभी स्टार्ट हो रही है, शुरू कर रहा हूं मैं। 1 घंटे की क्लास होगी, लगभग 1:15 तक क्लास लूंगा मैं। तो देखिए सबसे पहले वर्ण की अगर परिभाषा है तो कैसे होगी, याद रखना। वर्ण, वर्णमाला का नाम सुना होगा, क ख ग घ वर्ण, सारे वर्ण है। अगर वर्ण मिलकर एक अर्थ देने लगेंगे तो शब्द है। तो मैं लिख रहा हूं वर्णों के सार्थक, सार्थक माने मीनिंगफुल, थोड़ा अर्थ जानो, सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। मैं तुम्हें पढ़ाते जा रहा हूं, फिर यह बताऊंगा तुम्हें पढ़ना क्या है, क्योंकि एग्जाम में कहां से आएगा वो बात करूंगा। अभी तो मैं थोड़ा शब्द पे बता रहा हूं। तो वर्णों का समूह नहीं, वर्णों का ग्रुप नहीं, वर्णों का मीनिंगफुल ग्रुप शब्द है। अब एग्जाम में क्या आएगा, अभी अभी क्लास हुई है बच्चे, आ जाओ, कमेंट कम लूंगा आपके मैं। तुम्हें एग्जाम में ना यहां से आएगा, अगर पूछा गया, तुम्हें हमेशा शब्द के प्रकार पे प्रश्न आएंगे। तुम्हें शब्द के प्रकार पे प्रश्न आएंगे। सुनिए भाई, ध्यान से सुनना। तुम्हें शब्द के प्रकार पे प्रश्न आते हैं। तुमसे पूछेगा बताइए शब्द देकर ये तत्सम है, तद्भव है, देशज है, विदेशज, यानी टाइप्स। लेकिन ना सबसे पहले मैं शब्द के प्रकार नहीं बता रहा हूं। अगर शब्द के प्रकार सीखने तो पहले एक चीज सीखनी है। असली में मैं एक वर्ड लिख रहा हूं, वर्गीकरण। ये बात ध्यान रखना। वर्गीकरण का मतलब होता है बंटवारा। बंटवारे का मतलब है कि हमारी हिंदी में शब्द को कई तरीकों से पहचाना जाता है, या शब्दों को कई वर्गों में हमने बांट रखा है। और वर्गीकरण की जगह एक शब्द और लिख रहा हूं मैं, पहचान। असली में तुम्हें वर्गीकरण भी नहीं पढ़ना, तुम्हें करना पहचान। हमारी हिंदी में शब्दों को कई तरीके से पहचाना जाता है। कैसे पहचाना जाता है मैं लिख सारा रहा हूं, फिर मैं बताऊंगा तुम्हें कराना क्या है। असली में शब्दों को हम कई तरीकों से पहचानते हैं। मैं तुम्हें यहाँ 3 तरीके बताऊंगा, सिर्फ 3 तरीके, ठीक है? असली में वैसे 4 तरीकों से शब्द को पहचाना है, 3। मैं कुछ वर्ड लिख रहा हूं, रचना, बनावट। ध्यान से सुनना, अभी सुनते रहो। रचना, बनावट। रचना बनावट का अर्थ होता है, कमेंट कम ले रहा हूं, सुनो। रचना बनावट का अर्थ होता है कि हमारी हिंदी में कभी कभी हम शब्द को ऐसे देखते हैं कि ये बना कैसे है, इसकी रचना कैसे हुई है। कई बार रचना बनावट के आधार पर शब्द 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? अच्छा देखिए रचना बनावट कैसे है, तुम बताना। कई बार पता है हम मनुष्यों ने शब्द की ना रचना की है। रचना का मतलब कि हमने शब्दों को बनाया है, शब्द की रचना की है या शब्द को बनाया है। कैसे बनाया सुनो। कई बार मनुष्य ने शब्द ऐसे बनाया, एक लिया सूर्य शब्द। एक क्या लिया? सूर्य, है ना? एक लिया सूर्य, और एक था ताप। ताप भी एक शब्द है, और मिलाकर क्या बना दिया? सूर्य ताप। तो बताओ कई बार क्या मनुष्य ने जोड़ जाड़ करके शब्द बनाए नहीं बनाए? अरे एक शब्द इधर से लिया, एक शब्द लिया देश, एक शब्द था ये, देश शब्द है या नहीं है, और एक शब्द और देखा भक्ति, और मिलाकर हमने क्या बना दिया? देशभक्ति। अब भी तो शब्द बन गया। तो कई बार शब्द हम ऐसे देखते हैं कि शब्द बनाए कैसे, कई बार वाकई में मनुष्य ने जोड़ जाड़ करके शब्द बनाए। तो शब्द की क्या कर दी मनुष्य ने? रचना कर दी और बना दिया। कहते हैं जब शब्द को ऐसे देखा जाता है कि वो बना कैसे है, उसकी रचना कैसे हुई है, उस आधार पर शब्द 3 प्रकार के हैं। और एग्जाम में ये पहले आता था, सीटेट का जब पेपर हुआ ना उसमें आया। 3 कौन कौन से सुनो। एक होता है रूढ़ शब्द, सुनना है बस तुम्हें। एक दूसरा होता है यौगिक, सुनते रहिए मेरी बात। एक होता है रूढ़, एक होता है यौगिक, और एक तीसरा होता है योग रूढ़। ध्यान रखना कौन सा? योग रूढ़ शब्द। कहते हैं जब शब्द को ऐसे देखा जाता है ये बना कैसे है, इसकी रचना कैसे हुई है, तब शब्द 3 प्रकार का होता है रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़। पर कभी कभी शब्द हम रचना बनावट के आधार पर नहीं देखते। कभी कभी शब्द को ऐसे देख रहे होते हैं अरे बना कैसे है, लेकिन कभी कभी हमारी हिंदी में शब्द को ऐसे नहीं देखा जाता। शब्द को हम ऐसे भी देखते हैं कि शब्द कहां से आया है। जैसे मैं तुम्हारे सामने एक शब्द दूं, स्कूल। मैंने एक शब्द दिया स्कूल, बताओ ये हमने बनाया या अंग्रेजी से उठा लिया? ये बनाया क्या मनुष्य ने? अरे ये तो अडॉप्ट कर लिया। कई बार हम ऐसे नहीं कहते ये विदेशी शब्द है या देशी शब्द है। कई बार शब्द को तो ऐसे देखा जा रहा है ये बना कैसे है, पर कई बार शब्द को ऐसे भी देखा जा सकता है आया कैसे। जैसे अगर मैं तुमसे कहूं एक शब्द है सूर्य, अरे सूर्य शब्द है या नहीं है, पर कई बार हम ये देखते हैं आया कहां से, अरे ये तो संस्कृत से आया है। तो कई बार शब्द को एक तरीके से और पहचानते हैं। सुनिए, शब्द रचना बनावट के आधार पर भी पहचाना जाता है, और शब्द उत्पत्ति, उत्पत्ति का मतलब उसका ओरिजिन कहां से हुआ है। शब्द को पहचानने के आधार कई हैं। शब्द को कई तरीकों से देख सकते हो आप। शब्द का वर्गीकरण कई तरीकों से हिंदी में किया गया है। शब्द रचना बनावट के आधार पर भी पहचाना जाता है, और शब्द को हम ऐसे भी पहचानते हैं आया कहां से है। तो कहते हैं उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार का है, वैसे उत्पत्ति के आधार पर 4 माना जाता है। और कौन कौन से नाम है उसका? एक होता है तत्सम, एक होता है तत्सम, एक होता है दूसरा तद्भव। सुनते रहिए, अभी मैं लिख रहा हूं, तुमसे पूछेगा क्या। एक तीसरा होता है देशज, सुनते रहिए अभी 1 मिनट, देशज। एक होता है देशी शब्द, और एक होता है चौथा विदेशज। ये 4 लिख रहा हूं अभी मैं, सुनो। विदेशज। तुम्हें पता है क्या पूछेगा? तुम्हें बस एक ही प्रश्न आएगा, तुम्हें दे देगा स्कूल, एग्जाम से उठा के।
फिर पैसेज में से उठा के बस इतना ही पूछेगा, बताइए तत्सम है, तद्भव है, देशज है, विदेशज। कितने बच्चे जानते हैं ये अपना नहीं है तो विदेशज है। और कैसे पहचानोगे विदेशज? इसकी स्पेलिंग इंग्लिश में बन जाएगी, SCHOOL स्कूल, ये अपना कहाँ है, तो बाहर से लिया है। और अगर मैं कहूँ विद्यालय, ये संस्कृत का है, और जो संस्कृत के शब्द होते हैं वो तत्सम है। तो सीधी सीधी ये बात है, सीधी सीधी ये बात है, आपको ये सब नहीं पूछेगा, आपको तो पैसेज में से एक शब्द उठा के देगा और पहचान लो ये तत्सम है, तद्भव है, देशज है, विदेशज है, रूढ़ है, यौगिक है, योग रूढ़। प्रश्न इन पे आएंगे, ठीक है। पर इतनी बात है, अगर ये सीख रहे हो तो आपको ये बताओ शब्द हमारी हिंदी में कई तरीकों से पहचाना जाएगा। एक काम करो, अगर मुझसे पूछा जाए कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार का है, तो एनसीईआरटी में 4 ही लिखे होते हैं, पर इसमें एक शब्द और जोड़ लिया गया है। एक 5वां शब्द भी कई बार छांटा जाता है, संकर शब्द। तो मैं ये भी पूछेगा संकर शब्द किसे कहते हैं, या एक शब्द दे देगा कौन सा है। एग्जाम में तुम्हारे पेपर में सीटेट में सिर्फ ये वाले शब्द पूछता है, या तो तत्सम पूछता है, या तद्भव, देशज, विदेशज, संकर, पर वो इनमें से भी पूछ सकता है। तो ये वाले शब्द तो जरूर पढ़ने हैं। पहली बात, सिर्फ इतनी बात कर रहा हूं, ज्यादा नहीं। किसे कहेंगे संकर शब्द, ये बात की बात है, अभी इतना ही रखो। पता संकर शब्द किसे कहते हैं? तुम्हारे पेपर में आएगा एक शब्द, अगर मैं कहूं, जैसे एक शब्द दे देता हूं मैं, आंसू गैस। पता ये ना संकर शब्द है, ये वाला, ये शब्द संकर है। पता क्यों? क्योंकि इसमें पहला शब्द हिंदी का है, ये पूरा शब्द है आंसू गैस, पर आंसू हिंदी का शब्द है और गैस इंग्लिश का है, जी से शुरू होता है, गैस, गैस इंग्लिश का है। ऐसा शब्द जो डिफरेंट लैंग्वेजों से मिलकर बनता है, अलग अलग भाषा से मिलकर बनता है, उसे संकर शब्द कह देते हैं। ये इतना ईजी है कि पहचान लोगे तुम, ठीक है ना। लेकिन अभी कुछ नहीं कर रहा हूं, अभी देखिएगा। तो भाई शब्दों को पहचाना कई तरीके से जाता है, कभी कभी रचना बनावट के आधार पर भी सारे शब्द पहचाने जाएंगे, कभी कभी उत्पत्ति के आधार पर भी पहचान सकते हो, और कभी कभी शब्द को एक आधार पर और पहचानते हैं, अर्थ के आधार पर। किसके आधार पर? अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर 2 ही प्रकार का शब्द होता है, एक तो सार्थक शब्द, और एक है निरर्थक शब्द। सुनिए, सार्थक शब्द उसे कहते हैं जिनका अर्थ निकलता है, और निरर्थक उसे कहते हैं जिनका अर्थ नहीं निकलता। तो ये प्रश्न 2 हो सकते हैं। तुम्हें बस मैं इससे ज्यादा नहीं कराऊंगा, क्योंकि इससे ज्यादा एग्जाम में नहीं आएगा। फिर भी सुन लीजिए सभी लोग, फिर सुन लीजिए, शब्द सिर्फ सीटेट में ये 3 सीख लेना, इससे बाहर आएगा नहीं, पहली बात। अब एग्जाम में क्या आएगा? पहले मैंने शब्द की परिभाषा दी, फिर मैंने बताया शब्द किसे कहते हैं, वर्णों के सार्थक समूह को। फिर मैंने कहा कि शब्द के ना, तुम्हें प्रश्न शब्द के प्रकार पे आएंगे, पर पहले मैंने प्रकार नहीं बताया। मैंने बताया हमारी हिंदी में शब्दों को 3 वर्गों में बांट रखा है, हालांकि 4 में बांट रखा, पर मैं 3 बता रहा हूं तुम्हें। कभी कभी शब्द को हम ऐसे देखते हैं, वो बना कैसे, तो रचना बनावट के आधार पर 3 होते हैं, उत्पत्ति से देख रहे हैं कि कहां से आया ओरिजिन इसका, तो फिर 4 हो सकते हैं, लेकिन 5वां हम इसमें रखते हैं, माना 4 ही जाता है, क्योंकि इसमें विदेशी शब्द जुड़ा होता है, इसलिए अलग होता है। और एक है अर्थ के आधार पर, ठीक है। कई लोग इसमें 5 ही लिखा देंगे, पर हमेशा उत्पत्ति के आधार पर 4 माना जाता है। टिकट अगर भी है, वेरी गुड, बड़ा आसान है, करता हूं। तो मैं थोड़ा जल्दी भी करूंगा क्योंकि इजी टॉपिक है। चलिए तो मैं शुरू करता हूं। तो पहले मैं ये 3 बता रहा हूं। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट शब्द तुम्हारे लिए ये वाले हैं, फिर सुन लो, इसे इसमें से ही आता है, तो मैं इसे बड़ी जल्दी निकाल दूंगा, पर मैं समझाऊंगा सभी, ठीक है ना। चलो शुरू करता हूं, इधर देखो, स्टार्ट कर रहा हूं मैं स्टार्ट करता हूं। पहले सबसे पहले मैं तुम्हें रचना बनावट के आधार पर शब्द बता रहा हूं। क्या बता रहा हूं? रचना बनावट के आधार पर शब्द। प्रश्न तुम्हें यहां से आएंगे, और बताए कुछ नहीं पूछेगा, रचना बनावट के आधार पर कितने प्रकार का शब्द है? 3। एक होता है रूढ़ शब्द, एक होता है यौगिक, और एक होता है योग रूढ़। ये तुम्हें क्या पूछेगा? तुम्हारे सामने एक शब्द दे देगा लिखकर, कोई भी शब्द, जैसे दे देगा अग्नि, और बस इतना पूछेगा, भाई ये अग्नि शब्द है, तो ये बताइए ये कौन सा शब्द है, रूढ़ है, यौगिक है, या योग रूढ़। तो देखिए भाई, सुनिए, मैं तुम्हें एक शब्द देता हूं, सुनना, याद रखिएगा, सुनो, बस यही पूछेगा। तो देखिए, बड़ा आसान कर रहा हूं। मान लीजिए एक मैं शब्द देता हूं सूर्य, एक लिया मैंने सूर्य, ध्यान से सुनना मेरी बात, सूर्य है। और एक काम करो, इसी के साथ में एक शब्द और देता हूं, ताप। क्या ये अब भी तो शब्द बना सूर्य ताप, है या नहीं है? पर बताओ, ये एक शब्द है या 2 शब्द से मिलकर बना है? ये 2 शब्द से मिलकर बना है। अगर मुझसे कहेंगे ये कौन सा शब्द है, तो मैं कहता हूं ये यौगिक है। अच्छा, यौगिक में अगर मैं तुमसे पूछूं कि इसमें ये 1 शब्द से बना या 2, तो देखिए 2 शब्द से बना, योग धन इक, इसमें इक प्रत्यय है। लेकिन कितने बच्चे जानते हैं योग माने जोड़ना, कहते हैं जो शब्द 2 शब्दों से मिलकर बनता है, जुड़कर बनता है, ये होता है यौगिक। लेकिन कोई मुझसे पूछे, अगर मैं खाली लिखूं सूर्य, तो बताए एक शब्द सूर्य, जो एक ही शब्द है, जो शब्द जुड़कर नहीं बनता वो होता है रूढ़ शब्द। जो एक ही शब्द होगा वो रूढ़ है, लेकिन जो 2 शब्दों से मिलकर बनता है वो क्या है? अरे यौगिक का मतलब योग कर दिया गया है। बात समझ में आ रही है नहीं? मुझसे अगर आप पूछेंगे देश, तो बताइए एक शब्द है या 2? ये एक ही शब्द है, जो एक शब्द है वो रूढ़ है, पर इस शब्द में तुम कुछ भी जोड़ दोगे। मान लो मैं जोड़ दूं वासी, तो देश वासी, क्या 2 शब्दों का योग हो गया? नहीं हो गया। तो जो 2 शब्दों से मिलकर बनेगा वो क्या कहलाता है? यौगिक। तो मैं इसकी परिभाषा दे रहा हूं, और फिर 2-3 एग्जाम्पल दूंगा, आप बताइएगा सारे एग्जाम्पल। योग रूढ़ भी बताऊंगा, पर योग रूढ़ लिखा है, ठीक है ना। चलिए, इसकी परिभाषा ये है कि जो शब्द 2 शब्दों से मिलकर ना बने। कई बार इसकी परिभाषा यह दी जाती है कि जो मेल से ना बने, जो मिलने से नहीं बनेगा, वो रूढ़ है। तो आप एक काम करना, वैसे तो यही लिखूंगा मैं, जो मिलकर ना बने, पर मैं कई बार लिखवाता ऐसा हूं कि जो शब्द 2 शब्दों से मिलकर नहीं बने, वो रूढ़ है। बस समझते जाओ आप। और यौगिक उसे कहते हैं कि जो शब्द 2 शब्दों से मिलकर बने। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, मिलकर बने। बहुत मुश्किल नहीं आएगा, बस समझ लीजिए, फिर एक टेस्ट लूंगा तुम्हारा। अब सुनिएगा सारे बच्चे, इधर ध्यान दो, मेन मुझे तत्सम तद्भव सिखाने। चलिए मैं पहला शब्द दे रहा हूं। पहला शब्द है काम।
कितने बच्चे जानते हैं ये दो शब्द है या एक ही है? जब एक ही शब्द नजर आएगा वो रूढ़ होगा पक्का। शब्द तो है पर बताओ कौन सा है। लेकिन बताओ इस शब्द में मैं काम के साथ अगर एक शब्द जोड़ दूं कामचोर, तो बताओ एक है या कुछ जोड़ दिया? जब भी किसी शब्द में कुछ जोड़ दोगे वो यौगिक हो गया। अरे यौगिक माने जोड़ना है या नहीं है, इतनी बात ध्यान रखना। चलिए अगर मैं तुम्हारे सामने लिखूं देश, तो देश तो एक ही शब्द है, इसमें दो शब्द है ही नहीं, ठीक है नहीं है। और अगर मैं तुम्हारे सामने लिखूं देश भक्ति, तो कितने बच्चे जानते हैं इसमें दो शब्द हैं, है या नहीं है? बस इतनी बात ध्यान रखना, जो दो शब्द से बनेगा वो यौगिक है। बात ध्यान से समझना मेरी बात। एक शब्द और देखिए, अगर मैं तुम्हारे सामने कहूं, अगर मैं कहूं पागल, तो बताओ इसमें दो शब्द हैं एक? अरे देखिए एक काम करना, और रूढ़ शब्द में कई बार ऐसा लगेगा दो शब्द हैं, और कैसे लगेगा, कई लोग कहेंगे पा और गल, पर जब इसे तोड़ोगे तुम तो देखिए पा और क्या लिखा, गल। ना पा का कोई अर्थ ना ही गल का कोई अर्थ। ऐसे शब्द जिसके खंडी नहीं हो सकते, अर्थवान खंड नहीं होते, उन्हें रूढ़ कहते हैं। और जितने यौगिक शब्द हैं उनको मीनिंगफुल टुकड़ों में बांट देते हैं। जैसे देखिए ग्रह भक्ति, देशभक्ति और काम चोर, सही है या नहीं है? तो तुम इतना ध्यान रखना, क्या ये एक ही शब्द है या नहीं है? ये रूढ़ है। और अगर मैं तुमसे कहूं पागल, और बच्चे अगर इसमें कुछ जोड़ दिया जाएगा, मान लीजिए मैं पन जोड़ दूं, तो क्या एक शब्द में कुछ जुड़ गया है, क्या वो यौगिक बन गया नहीं बन गया? इतनी बात ध्यान रखना। अगर मैं आपके सामने कहूं गृह, ये एक ही शब्द है, लेकिन अगर मैं कहता हूं गृह प्रवेश, तो बताओ ये यौगिक है या नहीं है? अगर मैं कहूं आपसे आप एक ही शब्द है, ये रूढ़ है। कुछ शब्द ऐसे थे जो मूल शब्द हैं, पर जब इसमें कुछ जोड़ दिए गए तो यौगिक बन गए। लेकिन अगर मैं कहूं आप बीती, इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखना, आप में कुछ भी जोड़ दोगे तो ये हो जाएगा यौगिक। एक बात और सुनो, अब तक मैंने जितने ये शब्द लिखे हैं ये सारे समास होते हैं। एक टॉपिक में तुम्हें समास भी पढ़ाऊंगा। समास ऐसा शब्द होता है जो दो शब्दों से मिलकर बनता है। ध्यान से सुनना मेरी बात। जैसे कामचोर, देशभक्ति, पागलपन, गृह प्रवेश और आपवीति, जितने भी समास होते हैं वो यौगिक होते हैं, क्योंकि समास दो शब्दों से मिलकर बनता है। लेकिन जितने समास नहीं होते वो रूढ़ होते हैं, ऐसे पहचान लेना। अच्छा कुछ जरूरत नहीं, क्या आ गया हो तो ऐसे बताइए। लेकिन इसमें एक बात और सुनिए, मैंने अभी आपको एक छोटी सी जानकारी दी कि यौगिक शब्द में सारे समास शब्द चले जाते हैं। समास अभी नहीं बता रहा हूं, समास वो शब्द होता है जो दो शब्दों से मिलकर बनता है, पर समास आगे मैं समझाऊंगा, अभी शब्द पे चल रही है बात। लेकिन एक काम करो, एक शब्द सुनिए भाई, थोड़ा सा पहचान और दे रहा हूं मैं। अगर मैं तुम्हारे सामने एक शब्द लिखूं देश, तो बताइए क्या ये रूढ़ है या नहीं है? अगर इसमें कुछ जुड़ जाएगा तो वो होगा यौगिक। पहली बात देखिए, कभी कभी ऐसा होता है अगर इसमें मैं वासी जोड़ दूं तब ये यौगिक बन गया कोई देश, और वासी माने वास करने वाला, ठीक है ना। लेकिन कई बार मैंने लिखा देश और मैं इसके आगे जोड़ दूं प्रदेश, तो ये कौन सा शब्द है? तो कई बार ऐसा लगेगा ये एक ही शब्द है, इसे तुम रूढ़ लगा दोगे, पर रूढ़ नहीं। क्या देश में कुछ ना कुछ जोड़ दिया, नहीं जोड़ दिया? कितने बच्चे जानते हैं ये उपसर्ग है? उपसर्ग किसे कहते हैं? ऐसे शब्द जो किसी मूल शब्द में आगे जुड़े होते हैं उन्हें कहते हैं उपसर्ग। और उपसर्ग जुड़कर बनता है किसी मूल शब्द में, जो जुड़कर बनेगा वो यौगिक है। तो ध्यान इतना रखना कि कभी कभी आए किस यौगिक में समास ही जाते हैं या उपसर्ग भी जाते हैं। तो बेटा उपसर्ग, जैसे देखिए मैं अगर आपसे कहूं एक शब्द दिन, पर कितने बच्चे जानते हैं प्रति इसमें उपसर्ग है, प्रति उपसर्ग भी होता है, कुछ उपसर्ग भी होते हैं। और अगर ऐसे भी आ जाए तो भी ये यौगिक है। तो याद रखना, समास ही सिर्फ दो अर्थवान शब्द ही नहीं जाते, उपसर्ग भी जाते हैं यौगिक में, और प्रत्यय भी। प्रत्यय किसे कहते हैं? कि मैं एक शब्द दे रहा हूं तुम्हें मानव, ये मूल शब्द है, पर इसमें मैं अगर ता लगा दूं तो किसी मीनिंगफुल वर्ड के जो पीछे जुड़ा होता है उसे प्रत्यय कहते हैं। अरे कुछ शब्द में जोड़ दिया तुमने या नहीं, जो जुड़कर बनेगा वो यौगिक कहलाता है। तो छोटी सी एक बात ध्यान रखना, मैं कुछ शब्द लिख रहा हूं, जैसे अभी मैंने तुम्हें दिया था एक पागल, इसमें पन जो है वो प्रत्यय है, अर्थवान शब्द नहीं है, प्रत्यय। पर एक शब्द में कुछ जोड़ दोगे उसे कहते हैं हम, जैसे मैं कहूं काम, लेकिन अगर आए बेकाम, ठीक है ना, जैसे काबू, ये एक ही शब्द है, बेकाबू, ये यौगिक हो गया। तो तुम थोड़ी सी चीज ध्यान रखना कि सिर्फ समास ही नहीं, उपसर्ग प्रत्यय भी, उपसर्ग और प्रत्यय भी यौगिक में ही होते हैं। अगर किसी शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय हुआ तो वो रूढ़ नहीं कहा जाता, वो क्या कहा जाता है? यौगिक। वरना तो तुम्हारे पेपर में इतना ही आसान आएगा, एक साफ एक शब्द दिखेगा। अच्छा देखिए, अगर मैं कहूं मच्छर, तो देखिए मच्छर एक ही शब्द है, मच और छर थोड़ी ना है, एक ही शब्द है, ये दो शब्द नहीं है इसमें मीनिंगफुल। अगर तुम इसमें से दो शब्द निकालोगे अर्थवान, तब ये रूढ़ जाता है या नहीं है? लेकिन अगर मैं मच्छर के साथ दानी भी लगा दूंगा, तो मच्छर में एक शब्द दानी जोड़ रखा है, मच्छर की दानी, ठीक है या नहीं है? तो ये यौगिक बनेगा। इतनी बात ध्यान रखना। तो मैंने पहली चीज करा दी है, रूढ़ शब्द और यौगिक शब्द। अगर इतनी बात समझ में आ गई तो आगे बढ़ो। पर मैं एक चीज यहां फाइनल कर देता हूं, तुम ये ध्यान रखना, मैं यहां लिख देता हूं, थोड़ा सा ध्यान रखना बच्चे से, मैं लिख रहा हूं यहां, थोड़ा सा सुनो। यौगिक शब्द में समास भी जाएंगे, उपसर्ग भी जाएंगे और प्रत्यय भी जाएंगे। ये थोड़ी सी चीज ध्यान रखना है तुम्हें, ठीक है? ये चीज ध्यान रखना। हालांकि तुम्हें इजी शब्द आएगा, बहुत अच्छा। अरे अगर मैं कहता हूं फूल, तो ये रूढ़ शब्द है या नहीं है? ठीक है ना। और अगर मैं कहूं फल फूल, ऐसे करके कह देता हूं, या फुलवाड़ी कह दूं, तो फुलवारी ये यौगिक शब्द में जाएगा, एक शब्द नहीं होता, ध्यान रखना। फूल के अंदर कुछ और जोड़ दिया है। चलिए आगे बढ़े, ध्यान रखना इस चीज को। ऐसा थंबनेल करो, अगर समझ में आ गया, कुछ कमेंट पूछना है तो पूछ लो। इस बार मैं योग रूढ़ बता रहा हूं, सुनो, इस बार मैं योग रूढ़ बता रहा हूं। दो शब्द हो गए, चले आगे, और ज्यादा इस पे बात नहीं करते हैं, आसानी आएगा, बाकी टेस्ट देना। सुनो भाई, जो एक है वो रूढ़ है और जो दो आ जाएंगे यौगिक। लेकिन कभी कभी योग रूढ़ में ना, योग रूढ़ की परिभाषा बाद में दूंगा, योग रूढ़ में भी दो शब्द आ जाते हैं, ठीक है? मैं इसे पहले परिभाषा दे दूं, लिखो, सुनो इसको। योग रूढ़ किसे कहते हैं? कि ऐसे यौगिक शब्द, ऐसे
यौगिक शब्द, दिख रहा होगा, ये राइटिंग दिख रही है सबको या छोटा छोटा लिखा हुआ दिख रहा है? ऐसे यौगिक शब्द जो विशेष अर्थ दें, क्या दें? विशेष या अलग अर्थ दें, अलग अर्थ दें, उन्हें हम योग रूढ़ कह देते हैं। अब सुनो, तुम्हारे सामने कभी कभी दो शब्द आएंगे, पर दो शब्द का अगर कोई अलग सा अर्थ निकल रहा होगा वो योग रूढ़ हो जाता है। जैसे मैं तुम्हारे सामने एक शब्द दे रहा हूं, बताओ, एक शब्द है, सुनिए, मैं तुम्हें समझा रहा हूं यहां। मैं तुम्हें कई बार ऐसे शब्द दे सकता हूं कि नील, और लिखा मैंने कंठ। अब इसमें दो शब्द, एक नील, नील माने नीला, अर्थ भी निकालना है, और कंठ माने गला। पर नीलकंठ, नीले कंठ को कहते हैं, नीले गले को कहते हैं, शिव को कहते हैं। अब देखिए, नील का अर्थ तो असली में नीला होता है और कंठ का मतलब गला होता है, पर ना मैं नीले का अर्थ नीला ले रहा हूं ना कंठ का अर्थ गला ले रहा हूं। हम तो नीलकंठ किसको कह रहे हैं? शिव, और नीलकंठ सिर्फ शिव को ही कहा जाता है। तुम इतना ध्यान रखना, जब दो शब्द का सेम अर्थ ना निकलकर कोई अलग अर्थ निकल रहा होगा तब वो योग रूढ़ बन जाता है। जैसे इसे देखो, एक शब्द है काम, एक है चोर। कामचोर कहते हैं जो काम से जी चुराता है, जो काम से चुरा रहा है, यानी काम से जी चुरा रहा है। पर काम का भी अर्थ लिया जाए चुराना, इसका कोई अलग अर्थ ना देकर इन्हीं शब्दों का अर्थ ले रहे हैं। देशभक्ति कहते हैं देश की जो भक्ति होती है, देश के लिए जो भक्ति होती है उसी को तो देशभक्ति कहते हैं। पर नीलकंठ, नीले कंठ को नहीं कहा जा रहा है, नीलकंठ तो शिव को कहा जा रहा है। तो जब कभी कोई दो शब्द अलग अर्थ दे देगा उसे कहते हैं हम बहुब्रीहि समास। और ज्यादातर ये भगवान जैसे नाम आ जाएंगे। जैसे मैं तुम्हारे सामने एक शब्द दूं, सुनो इसे समझ लेना। जैसे मैं कहूं दशानन, इसमें दो शब्द है, दस थोड़ा मुश्किल सा है, और नन नहीं है, आनंद शब्द है, दश आनंद। पर दशानन 10 सरों, आनंद माने सर, दशानन 10 सरों को नहीं कहते, दशानन तो रावण को कहते हैं। तो दशानन दो शब्द थे, पर कहीं ना कहीं रावण को कहा जा रहा है। एक शब्द और देखो, एक होता है त्रि, त्रि माने तीन, और फिर क्या है? नेत्र, त्रिनेत्र, तीन आंखों को नहीं कहते, त्रिनेत्र तो शिव को कहते हैं। कभी सुना है महादेव? महादेव, महादेव महान देव को नहीं कहते, महादेव तो शिव को कहते हैं। तो जब कभी दो शब्द मिलकर किसी तीसरे की बात करेगा ये योग रूढ़ होगा। सीटेट में ये बहुत कम पूछा जाता है, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। अगर तुम्हें एग्जाम में पूछा गया तो ज्यादातर यौगिक पूछेगा। ये वाला शब्द योग रूढ़ यौगिक की तरह दिखता है, पर यौगिक में देखिए, देखिए एक शब्द दे रहा हूं, बताइएगा, एक शब्द दे रहा हूं, देखो। मैं अगर आपके सामने लिखूं छात्र, छात्रावस्था, मिक्स भी देगा, इसमें दो शब्द है, छात्र और अवस्था। पर छात्र अवस्था, छात्र की अवस्था को ही कहते हैं। जब हम दोनों शब्द जो दिए होते हैं वही अर्थ लेते हैं तब तो यौगिक है, लेकिन जब जो दो शब्द दिए होते हैं उनका अलग अर्थ लिया जाता है तब वो योग रूढ़ चला जाएगा। ठीक है या नहीं है? जैसे मैं अगर तुम्हारे सामने एक शब्द दूं, एक शब्द दे रहा हूं, बताओ, अगर मैं तुम्हारे सामने कहूं एक शब्द गजानन, गज माने हाथी और आनंद माने सर, तो गजानन हाथी के सर को कहते हैं या गणेश को कहते हैं? गणेश को कहते हैं। तो ये योग रूढ़ हो जाएगा। एक दंत, एक शब्द है एक दंत, एक दंत, एक दांत को नहीं कहते, गणेश को कहते। तो इस तरह के शब्द आएंगे। तो मैंने रूढ़ कराया, यौगिक कराया, योग रूढ़। इससे बाहर निकलता हूं, बहुत मुश्किल नहीं आएगा। मैंने ये एक ही उसमें करा दिया। बच्चे क्या समझ में आ रही है तुम्हें? यहाँ बात कभी यहाँ समझ में आई तो बहुत छोटी सी चीज थी, समझ गए तुम। टेस्ट से बताना, बाकी मैं टेस्ट लूंगा रूढ़ यौगिक का। चलिए आगे बढ़ रहा हूं। लेकिन तुम्हारे पेपर में ये प्रश्न आएगा, तुम्हारे प्रश्न में आएंगे उत्पत्ति के आधार पर, और मैं एक एक करके चलूंगा इसे लेकर। उत्पत्ति के आधार पर ना असली में 5 मत लगाना, 5 दिखते हैं पर उत्पत्ति के आधार पर हम 4 ही मानते हैं। और ज्यादातर एग्जाम में कौन सा आएगा? एक तत्सम शब्द। एक तो उत्पत्ति के आधार पर तत्सम होता है, इसे पहचानना सीखना है। एक दूसरा होता है तद्भव, एक तीसरा होता है देशज, अब उत्पत्ति के आधार पर चल रहा है। एक चौथा होता है विदेशज, और एक पांचवा भी रख लेते हैं हम इसमें संकर, पर कहीं ना कहीं रखते 4 ही हैं, पर यह भी पूछा जा सकता है संकर। ठीक है ना? मैं पहला समझाने जा रहा हूं तत्सम, बड़ा आसान है, और मैं एक एक करके समझा रहा हूं। देखो इसे पहले इसे समझो तुम, एक एक करके समझना इसे तुम। मैं धीरे धीरे चलूंगा, तुम्हें एक साथ भी समझा सकता हूं, सुनिए एक एक। हाँ, जब दो शब्द मिलकर एक अलग अर्थ देंगे तो योग रूढ़ है, और जितने योग रूढ़ शब्द होते हैं वो बहुब्रीहि समास होते हैं। तो जब भी बहुब्रीहि समास तुम्हें दिखे वो योग रूढ़ होगा, जितने भी बहुब्रीहि समास होते हैं वो योग रूढ़ होंगे। हाँ चलिए ये भी समझना। इस बार मैं करा रहा हूं तत्सम, बड़ा आसान एक एक करके कराऊंगा क्योंकि एग्जाम में ये ज्यादा पूछा जाएगा। सुनो तत्सम, सबसे पहले ध्यान रखो, मैं चाहूं तो बड़ा आसान तरीके से बताऊं। अच्छा सुनिए, मैं इसे थोड़ा खोल के बताता हूं क्योंकि ये ज्यादा आएगा। तत्सम ना असली में 2 शब्द से बना है, एक तो इसमें तत् है और दूसरा सम है। मैं इसे खोल लेता हूं, इसका अर्थ है तत्, और ये देखिए तत् और सम, तो मैं इसे अलग अलग कर रहा हूं, तत् और सम, मैं एक एक करके करा रहा हूं। तत्सम, सुनिएगा, सुनिए तत्सम। अच्छा कोई तुमसे पूछे तत् किसे कहते हैं तो याद रखना तत् का अर्थ संस्कृत रखना, तत् का अर्थ है संस्कृत। ठीक है, इसका मीनिंग लिख रहा हूं। और सम माने होता है समान। अरे मुझे तो ये बताना है कि ऐसा कौन सा शब्द तुम्हारे सामने लिखूं कि तुम पहचान लो तत्सम है। तो तत् का अर्थ संस्कृत और सम माने समान। ठीक है या नहीं है? और अगर मैं ये इसका अर्थ होता है, ये इसका अर्थ होता है, और अगर मैं इन दोनों शब्द से इसका अर्थ निकालूं तो इसका अर्थ होता है संस्कृत के समान। क्या होगा? संस्कृत के समान। तो सीधी सीधी बात है, हमारी हिंदी में ऐसे शब्द जो सीधा संस्कृत से ले लिए गए, या हिंदी में जितने भी शब्द संस्कृत के हैं, देखिए भाई तत्सम शब्द किसे कहते हैं? ऐसे शब्द जो कहां से आए? सारे संस्कृत से उठा लिए हैं। ये शब्द उत्पत्ति के आधार पर पहचाना जाता है, ये देखा जाता है आया कहां से है। तो जितने भी शब्द संस्कृत से आ गए हैं वो सारे शब्द तत्सम कहेंगे, या यूं कहूं हूबहू संस्कृत का ही है वो तत्सम शब्द है। तो जितने भी शब्द हमारी हिंदी में संस्कृत के जैसे हैं, संस्कृत के हैं, वो सारे शब्द तत्सम होंगे। बस इतना ध्यान रखना। इसकी परिभाषा कई बार हम ऐसे भी लिखवाते हैं, ऐसे शब्द
जो संस्कृत से ज्यों के त्यों उठा लिए गए, जैसे संस्कृत में बोलते थे एज इट इज आज भी बोलते हैं, उन्हें कहते हैं हम तत्सम, उसे कहते हैं तत्सम। ठीक है, तो जितने भी संस्कृत के शब्द हैं वो तत्सम है। अब मैं उदाहरण लिखने जा रहा हूं, बड़ा आसान सा, सुनिए। वैसे मैं चाहूं तो तत्सम तद्भव एक साथ सिखाता, पर एक एक करके करा रहा हूं। मैं तुम्हारे सामने दो शब्द बोलता हूं, सूर्य और सूरज। तुम मुझे बताइए इसमें से संस्कृत का कौन सा होगा। तो देखिए मैं लिखूं ना सूर्य और सूरज, तो बताओ इनमें से पहले कौन सा बना होगा। जो पहले बना है वो संस्कृत का होगा और हिंदी बाद में बनी है, ये बात का शब्द है। तो कोई पूछे ये कौन सा शब्द है, तो मैं कहता हूं ये तत्सम है। और जो सूर्य से बिगड़ बिगड़ जो संस्कृत का शब्द था बोलते बोलते बिगड़ जाता है, वो बन जाता है तद्भव। तो मैं तद्भव अभी नहीं बता रहा हूं, पर इतना ध्यान रखो क्या ये संस्कृत का है या नहीं है। बिल्कुल संस्कृत का शब्द है। संस्कृत का ऐसा शब्द, संस्कृत उस शब्द को कहते हैं जो आम जिंदगी में नहीं बोला जाता। आजकल हम संस्कृत का शब्द नहीं बोलते, हम तद्भव बोलते हैं। हम ये कहते हैं सूरज निकल आया, हम ये तो ना कहते हैं सूर्य निकल आया। तो तुम्हें ये पहचानना है ऐसे कितने शब्द हैं जो संस्कृत के हैं। तो देखिए मैं लिखने जा रहा हूं, मैं दो शब्द बोलूंगा, तुम बताते जाना। देखो चलो, अगर मैं तुमसे पूछूं आग लिखूं या अग्नि, तो तुम कहोगे अग्नि, क्योंकि अग्नि संस्कृत का शब्द है, आग नहीं है। तो मैंने क्या लिखा, अग्नि। मैं कुछ शब्द लिख रहा हूं। चलो बताओ दंत बोलूं या दांत। अरे हम किसी को बोलते हैं, देखिए आम जिंदगी में तद्भव बोला जाएगा हिंदी का। हम ये बोल देंगे तेरे दांत तोड़ू, ये थोड़ी ना कहेंगे तेरे दंत तोड़ू। दंत संस्कृत का शब्द है, पहले दंत बना फिर दांत। तो मैं कुछ लिखने आ रहा हूं दंत। चलिए बताइए सांप लिखूं या सर्प, तो तुम सब अपने आप ही बता दोगे सर्प। अच्छा एक काम करना, सर्प। अगर मैं तुमसे कहूं मुंह लिखूं या मुख, तो आप कहोगे मुख। अरे मुख संस्कृत का है। चलिए कुछ शब्द बताऊं, अश्व हिंदी का है, संस्कृत का, संस्कृत का। अच्छा कई बार ऐसा लगेगा जब भी तुम्हें आधे अधूरे शब्द दिखाई दें तो क्या ये संस्कृत का है या नहीं है, बिल्कुल संस्कृत का शब्द है ना। एक दो शब्द और देखो, अगर मैं तुम्हारे सामने लिखूं स्वच्छ और एक लिखूं साफ, बताइए इनमें से ऐसा कौन सा शब्द है जो आम जिंदगी में बोला जाएगा। हम ये कहते हैं भाई जगह साफ करो, पर हम आजकल ऐसे नहीं बोलते कि स्वच्छ करो। स्वच्छ संस्कृत का शब्द है, आज से 2000 साल पहले बोली जाती थी। जितने भी तुमने कभी रामायण महाभारत सीरियल देखोगी, जितने भी रामायण महाभारत सीरियल देखी, बताइए क्या उनमें इस शब्द का इस्तेमाल हुआ है, इस शब्द का क्या लिखा है, स्वच्छ। स्वच्छ संस्कृत का शब्द है। तो आप एक काम करोगे, इसमें ज्यादातर आधा अधूरा शब्द भी दिखाई देता है, तो तुम एक काम करोगे, ऐसा शब्द जो आम जिंदगी में बोला नहीं जाता उन्हें हम शब्द संस्कृत का कहते हैं। तो देखिए मैंने लिख रहा हूं स्वच्छ, और ध्यान रखना इसे। चलिए बताइए मैं कपड़ा कहूं या करपट, कौन सा संस्कृत का शब्द होगा। करपट, तो मुझे बताइए कपड़ा तो हम आम जिंदगी में थे, कपड़ा लिया, पर करपट संस्कृत का है या नहीं है। तो थोड़ा सा एक काम करना है, तुम ऐसा शब्द जो तुम्हें समझ में ही ना है, जो बोला नहीं जाएगा, वो संस्कृत का होगा। हालांकि मैं बड़ा आसान तरीके से भी कर सकता हूं, पर संस्कृत के बच्चे बहुत शब्द है, मैं बस लिखने जा रहा हूं। अग्नि, दंत, सर्प, मुख, अश्व, स्वच्छ। चलिए बताइए मैं काम बोलूं या कर्म। काम तो आम जिंदगी का कर्म संस्कृत का शब्द है। और देखिए इसमें ना कभी भी ऐसा राह दिखाई देना तो पक्का संस्कृत का होता है, आधा अधूरा है तो संस्कृत का है। एक शब्द बताओ, रात कहूं या रात्रि। रात्रि। एक शब्द देखिए यहां आया, मैं तुम्हें ऐसे समझाता हूं, जब भी कभी तुम्हें आधे अधूरे अक्षर दिखाई दें 90% वो संस्कृत का शब्द होगा। कभी कभी तद्भव में भी आते हैं, पर देखिए इसमें कभी कभी पूरा शब्द भी आएगा। पर हम मुख कहते हैं या मुंह बोलते हैं, ये कह सकते हैं तेरा मुंह तोड़ू, जो आम जिंदगी में बोला जाएगा वो तो तद्भव है, मुख बोलते ही नहीं है। सही है या नहीं है, इतना ध्यान रखना। तो आधा अधूरा शब्द है वो संस्कृत का होगा। एक काम और करो, इस बार यहाँ त्र आया, तो देखिए मैं क्या कर रहा हूं, क्ष, त्र, ज्ञ और श्रा। अगर ये चार अक्षर आए संयुक्त स्वर, वो पक्का संस्कृत के होते हैं, चार वर्ण आए। जैसे देखिए मैं लिखने जा रहा हूं, अगर मैं लिखूं पत्र, पत्र बोलते बोलते पत्ता हुआ है, पर पत्र संस्कृत का शब्द है, मैं जानबूझ के कर रहा हूं इसे, सुनिए इस तरह से शब्द आएगा। चलिए बताइए अगर मैं लिखूं क्षेत्र, तो क्या क्षेत्र संस्कृत का है, क्योंकि क्ष आ गया, ये बात ध्यान रखना। अगर मैं कहता हूं श्रम, तो श्रम हिंदी का नहीं है, ये आम जिंदगी में बोलते ही नहीं है, हम तो मेहनत बोलने लगे हैं। तो थोड़ा सा ध्यान रखना, ये सारे संस्कृत के शब्द, तो तुम्हें ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, जितने भी संस्कृत के शब्द होंगे वो तत्सम होंगे। मैं चाहता, हाँ देखिए मैं कहूं नेत्र, तो नेत्र संस्कृत का शब्द है, समझ में। अच्छा मैं जानबूझ के इसे इधर छोड़ता हूं, फिर भी इतना ध्यान रखना जो आम जिंदगी में बोला नहीं जाएगा, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। देखिए मैं लिखूं गृह, तो देखिए कभी ऐसा र दिखाई दे वो भी संस्कृत का होगा अगर देखा जाए, पर गृह बोलते बोलते घर हो गया, ये हिंदी का शब्द बना, पर क्या ये संस्कृत का है या नहीं है। सबसे पहले मैं जानबूझ के जब भी पढ़ाता हूं तो अकेला बताता हूं, और इसका कोई तरीका नहीं है, पर संस्कृत के शब्द आम जिंदगी में नहीं बोले जाने देते, हम आम जिंदगी में हिंदी के शब्द बोलने लगे हैं, तो तुम पहचान तो लोगे, हिंदी हमारी मातृभाषा पहचान लेते हैं। मैंने कुछ ये शब्द दिए, मान लो किसी का ये आया है या नहीं आया है, तो मैं अब तद्भव शब्द बता रहा हूं। दूसरा शब्द पता है, हमेशा तत्सम शब्द और तद्भव शब्द एक साथ सिखाने चाहिए, एक साथ सिखाने चाहिए, पर कहीं ना कहीं पहले मैं थोड़ा सा संस्कृत पे बात करता हूं। तुमने एक चीज और सीख ली, अगर आधा अधूरा शब्द आ रहा है, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है, बताइए पुस्तक। पता है आजकल पुस्तक हम आम जिंदगी में बोलते नहीं, हम तो आजकल बुक इंग्लिश का वर्ड बोलने लगे हैं। पुस्तक संस्कृत में पुराने समय में बोलते थे पुस्तक, पुस्तिका, ये संस्कृत का शब्द है। क्या आधा अधूरा शब्द दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। अभी तो मैं ये लिख रहा हूँ संस्कृत के शब्द, अब मैं तुम्हें तद्भव बता रहा हूँ। अगर किसी को तत्सम अब भी समझ में नहीं आया, तो जब मैं तद्भव कराऊंगा उससे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। मैं दूसरे शब्द पे आ रहा हूँ तद्भव, मैं दूसरे शब्द पे आ रहा हूँ तद्भव, सूर्य तद्भव। और देखिए कैसे हो जाएगा, सुनो देखिए मैं तद्भव सिखा रहा हूँ। नंबर 2 दूसरा शब्द है तद्भव। अगर मैं तद्भव सिखा दूंगा तो तत्सम आ जाएगा, और ध्यान रखना एक साथ ही सिखाए जाते हैं तत्सम तद्भव। पर पहले मैं तद्भव की, हाँ पग संस्कृत का शब्द है, पग संस्कृत का शब्द हिंदी का नहीं माना जाता, ठीक है ना। हिंदी में तो है सारे शब्द, पर हिंदी में बहुत सारे शब्द संस्कृत से ले लिए गए, जो संस्कृत के शब्द हैं वो तत्सम माने जाते हैं। अब तद्भव भी इतना ध्यान रखना, लिखा है तद और भव, पर देखिए ये जब इसका संधि विच्छेद करते हैं तो ब्रेक ऐसे ही होता है तद्भव।
जब मैं संधि के बारे में थोड़ा सा बात करूंगा तो बता दूंगा कैसे। तद्भव भी दो शब्द से बना है, तत् और भव। मैं दूसरे शब्द पे आने लगा। अच्छा, कोई तुमसे पूछे तत् का मतलब क्या है, तो तत् का मतलब वहां भी क्या था, संस्कृत। सुनते रहिए, वहां भी क्या था, संस्कृत। कोई समझा नहीं सकता संस्कृत के कौन से शब्द है, पर संस्कृत थोड़े क्लिष्ट से लगते हैं, बोलने में मुश्किल से लगते हैं। और भव माने होता है बनना। सुनिए, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। इसका अर्थ है संस्कृत, इसका अर्थ है बनना। अगर मैं इनका पूरा अर्थ निकालू बच्चे, इनका पूरा अर्थ निकालू तो इसका अर्थ निकलेगा संस्कृत से बना। बनना की जगह बना भी लिख सकते हैं आप, मैं इजी लिखवा रहा हूं। संस्कृत का अर्थ है बना, तो इसका पूरा अर्थ निकालो तो इसका अर्थ है संस्कृत से बना। ध्यान से सुनना मेरी बात, अब मैं दोनों ही सिखा देता हूं तुम्हें, तत्सम तद्भव, फिर पूछ के दिखाऊंगा। सुनो, सुनिएगा, सुनिएगा मेरी बात। अगर मैं तुमसे कहूं हमारी हिंदी में तद्भव उसे कहा गया, चलिए बताइए, इससे पहले मैंने तुम्हें तत्सम कराया है। तत्सम वो शब्द होता है जो संस्कृत का है, ऐसा शब्द जो संस्कृत का या हूबहू संस्कृत के जैसा, या जो संस्कृत से लिया गया है, वो है तत्सम। पर तद्भव वो होता है जो संस्कृत के जैसा नहीं है पर संस्कृत से बन गया है। जो हूबहू संस्कृत के ही जैसा या संस्कृत का है वो तो तत्सम है, पर जो संस्कृत से बोलते बोलते बिगड़ गया है उसे कहते हैं हम तद्भव, उसे कहते हैं हम तद्भव। तो तद्भव की मैं परिभाषा कई बार लिखता हूं, इसका अर्थ होता है संस्कृत से बना। और इसकी कई बार परिभाषा क्या लिखते हैं, सुनो, मैं इसको लिखता हूं, ऐसे शब्द जो संस्कृत से परिवर्तित ऐसे शब्द जो संस्कृत से परिवर्तित या बदलकर अपनाए गए। मैं कई बार लिखता हूं अपनाए, ऐसे शब्द जो संस्कृत से परिवर्तित या बदलकर अपनाए गए उन्हें तद्भव कहा गया। क्या मतलब कि जो संस्कृत का शब्द है वो तो तत्सम है, पर कुछ शब्द ऐसे हैं कि एक हम भाषा संस्कृत बोल रहे थे और जो संस्कृत से बोलते बोलते बिगड़ गए हैं उन्हें क्या कहा गया है, तद्भव। एक बात सुनो, तद्भव तो जो संस्कृत के नहीं है, जो संस्कृत से बदल गए हैं, जो संस्कृत से परिवर्तित होकर अपनाए गए, उन्हें कहते हैं हम तद्भव। अब सुनना बच्चा, आज की क्लास थोड़ी टिपिकल सी लग रही होगी क्योंकि मैं तुम्हें बड़े बच्चों की तरह पढ़ाने लगा। मैं थोड़ी सी तरीके से बताता हूं, कराने से पहले एक बार सुन लो, ज्यादा ध्यान मुझे तत्सम तत्व पे देना है क्योंकि देशज भी आसान है और विदेशज भी मैं आसान रखूंगा। अब सुनिएगा सभी लोग, एक बात सुनो, एक चीज सुनो, तद्भव सीखने से पहले हमारी हिंदी में जो शब्द होते हैं उन शब्दों की एक विशेषता होती है, एक क्वालिटी होती है। क्या क्वालिटी होती है, सुनो इसे, कि हमारी हिंदी में शब्दों की ऐसी एक विशेषता होती है कि कोई भी शब्द अगर हम किसी शब्द को आम जनता, हम लोग ज्यादा प्रयोग करने लगे, ज्यादा बोलने लगे, तो धीरे धीरे शब्द में बदलाव हो जाता है। मैं एक शब्द की एक विशेषता बता रहा हूं कि किसी भी शब्द का अगर ज्यादा इस्तेमाल किया जाए वो धीरे धीरे बदलने लगता है, बिगड़ जाता है काफी समय बाद। जैसे मैं कहता हूं ऐसे ही हम एक भाषा बोल रहे थे, संस्कृत। कौन सी भाषा बोल रहे थे, संस्कृत। और जब संस्कृत आज से 2000 साल पहले बोल रहे थे तो बोलते होंगे, उस समय के लोग संस्कृत बोलते होंगे, पर उस समय के लोगों द्वारा संस्कृत के कुछ शब्दों का ज्यादा प्रयोग किया जाने लगा, ज्यादा इस्तेमाल किया जाने लगा। तो जब किसी शब्द का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो वो धीरे धीरे बदल जाता है, वो धीरे धीरे बदल जाता है। इसमें छोटी सी एक बात सुनो, मैं तुम्हें एक और जानकारी दे देता हूं कि हमारी इंडिया में सबसे पहले कौन सी भाषा बोली जाती थी, संस्कृत। कहते हैं जब संस्कृत बोल रहे थे तो बोलने लगे, पर जब संस्कृत के बहुत कुछ शब्द ऐसे थे जो ज्यादा इस्तेमाल किए गए तो उनमें बदलाव हो गया, बदल जाते हैं शब्द। कहते हैं जब संस्कृत में पहला बदलाव आया तो कौन सी भाषा बन गई, पाली। संस्कृत और पाली में ज्यादा अंतर नहीं है, फिर शब्दों का बदलाव है, बस इतना अंतर है। फिर पाली लंबे समय तक बोलते रहे, फिर पाली बोलते रहे तो बहुत सारे शब्दों, पाली के कुछ शब्दों का ज्यादा इस्तेमाल होगा तो पाली में भी बदलकर कौन सी बन गई, प्राकृत। प्राकृत के बाद अपभ्रंश बनी, फिर अवहट्ट बनी, फिर पुरानी हिंदी बनी और फिर नई हिंदी। यानी संस्कृत से हिंदी बनने में लंबा सफर लगा। सीधी बात है, कुछ संस्कृत के शब्द और बोलते बोलते बिगड़कर हिंदी के बन गए। तो ध्यान रखिएगा, सुनिएगा। कई बार मैं ये बताता हूं, इस चीज को तुम्हें इतना नहीं आना लेकिन मैं बताने जा रहा हूं। आपकी छात्रा प्रकृति, कृपया ध्यान रखिए। अच्छा प्रकृति राज, चिंता ना करें आप, बस देखिएगा। सुनो भाई, मैं थोड़ा समय ले जाता हूं इस पर, हो जाता है कभी कभी मुझसे, लेकिन देखिए मैं आसान कर रहा हूं इसे। चलो एक काम करो, मैं कहता हूं एक शब्द हमारी हिंदी संस्कृत में सूर्य था, मुझे से इतना बताओ सूर्य बोलते बोलते कहां हो गया, सूर्य बोलते बोलते सूरज हो गया। सीधी सीधी बात कर दूं। अब मुझे बताइए इनमें से ऐसा कौन सा शब्द है जो आम जिंदगी में बोला जाता है। बताइए, हम ये बोलते हैं सूर्य निकल आया है, सूरज निकल आया, छोटा बच्चा भी ये कहेगा सूरज निकल आया। जो हम इस्तेमाल ही नहीं करते वो संस्कृत का शब्द है, और जो संस्कृत से बोलते बोलते बिगड़ गया वो क्या है, सूरज। ये तद्भव शब्द है, ये तत्सम है। चलिए बताइए इनमें से पहला शब्द कौन सा बना होगा, तो पहले तो सूर्य बना होगा, तभी तो सूरज बना है। तो जो पहला शब्द होता है वो संस्कृत का है और जो बाद वाला है वो तद्भव है, पर सूर्य बोलते बोलते सूरज बना है। तुम्हें एक काम करना है, ये पूछा जाए तो ये कौन सा है, ये तत्सम है, और कभी कभी ये पूछा जाए तो तद्भव है। तो जो हिंदी का शब्द है वो तद्भव है। क्या इसमें आधा अधूरा शब्द आता है, नहीं आता है, आता है, पर इसमें पूरे आते हैं ज्यादातर। पर ऐसा जरूरी नहीं है कि इसमें आधे अधूरे हैं, इसमें कभी कभी पूरा आता है, इसमें कभी कभी। जैसे देखिए, अगर मैं तुम्हें लिखूं मुख, बताओ मुख बोलते बोलते मुंह हो गया। पर तुम एक बार बताइए, मैं तुमसे कहूं, हम किसी को ये तो कहेंगे तेरा मुख तोड़ूं या मुंह तोड़ूं, क्या मुख संस्कृत का है या नहीं है, आपको थोड़ा पहचानना है। हिंदी हमारी मातृभाषा, हम जज कर लेते हैं, तो आपको यह पहचानना है। कभी कभी ऐसे बोलेगा कि मुख तद्भव शब्द है, वो खुद ही कह देगा हिंदी का शब्द है, फिर पूछेगा इसका तत्सम बताओ, तो तत्सम क्या है, मुख। ये ध्यान रखना है। हाँ, तो बताइए कर्ण एक शब्द है, कर्ण बोलते बोलते क्या हो गया है, कान। अब मैं ना तुम्हें हिंदी के शब्द ज्यादा दूंगा और फिर बताना। एक शब्द है आग, पता है आग किससे निकला है,
अग्नि से। अरे है या नहीं है? क्या अग्नि संस्कृत का है? क्या इसमें आधा अधूरा ज्यादा आ रहा है? जब भी ऐसा रहा दिखाई दे वो संस्कृत का है। चलिए बताइए, रात, रात किससे बना है? रात्रि से। क्या ये संस्कृत का है या नहीं है? बिल्कुल है। और हम बताओ, ये बोलते हैं रात हो गई है, रात्रि हो गई, क्या शुभ रात्रि संस्कृत का शब्द नहीं है? है क्या रात है या नहीं है? तो थोड़ा सा बताना। हस्त से क्या बन गया बच्चे? हाथ। तो थोड़ा सा तुम्हें इस पर यह ध्यान रखना है। बात ध्यान से सुनना। एक और शब्द सुनिए, अगर मैं तुमसे कहूं, बहुत सारे शब्द हैं ये तुम्हें पढ़ने पड़ेंगे। चलिए मैं एक पीडीएफ से समझा दूं, इधर ध्यान दीजिएगा, इधर ध्यान दीजिएगा, एक पीडीएफ दे रहा हूं, सुनिएगा भाई। देखिए मैं कुछ शब्द लाया हूं, सुनो, यहां पढ़ लेना और इस पर ज्यादा बात नहीं करो, मैं लिख सकता हूं तो लिख के बता सकता हूं। देखिए, जीवा से जीव बन गया है, ये तद्भव है, ये तत्सम है। क्षीर से खीर बन गया, क्ष ख। अगर क्ष आ रहा है, जब भी किसी शब्द में क्ष त्र ज्ञ श्रा होगा वो संस्कृत का है, और क्षीर बोलते बोलते खीर हो गया है। पुत्र संस्कृत का है, पुत्र से क्या हो गया? पूत। दही संस्कृत का है, दही। ये चीजें जज करनी है तुम्हें, ये चीजें जज करनी है। एक शब्द है ग्राहक, अगर गा के नीचे ऐसा रा लगेगा या किसी भी अक्षर में ऐसा रा लगेगा वो पक्का संस्कृत का होगा। और ग्राहक से क्या होगा? गाहक। ज्येष्ठ से हो गया है जेठ, ये याद रखना है। भिक्षा से भीख, दंत से दांत, और ये आपस में मैच करते हैं, मिलते जुलते हैं। मस्तक से माथा, दुग्ध से दूध, लज्जा से लाज, हस्त से हाथ। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? मैं इससे ज्यादा नहीं दे रहा हूं, मैं एक पीडीएफ दूंगा उसमें पढ़ लेना। पर क्या तत्सम तद्भव समझ में आ गया या नहीं आया? मैं अगर तुम्हारे सामने एक शब्द दूं, अभी मैं तुमसे कह रहा था कपड़ा, क्या ये आम जिंदगी में बोलते हैं, हम क्या तो देते हैं कपड़े ले आओ, पर क्या ये करपट से बनाए नहीं बनाए? इससे मिलता जुलता शब्द ध्यान रखना। अगर मैं कहूं दही, दही जो है शब्द है, पर इससे मिलता जुलता शब्द क्या है? दही। अगर मैं कहूं बंदर, बंदर से क्या निकला है? वानर। और मुझे लगता है ये चीजें क्लियर है आपको, ये चीजें क्लियर है। बाकी टेस्ट अर्ध से आधा, शाबाश। अंधकार से, ये पेपर में आया तुम्हारे, अंधकार, अंधकार से अंधेरा, अंधेरा आम जिंदगी में बोलते हैं, तो थोड़ा सा ये ध्यान रखना। बात आती है देशज की, बात मैं देशज पे चल रहा हूं और उसके बाद टेस्ट ले रहा हूं, एक पीडीएफ करूंगा, 10 एक प्रश्न करेंगे, कोई नहीं अभी 15 तक लूंगा मैं, और ज्यादा नहीं करा रहा हूं, मैं थोड़ा हल्का रख रहा हूं इस बार सीटेट में, क्योंकि तुम्हारा मेन पैसेज समझाना है। पर इस टॉपिक को देखो, फिर भी एक पीडीएफ मिलेगी, उसे पढ़ लेना। इस बार मैं करा रहा हूं देशज शब्द, सुनो। अच्छा, पहले मैं देशज की परिभाषा दूंगा। सबसे पहले भाई, जो संस्कृत का है वो तत्सम है और जो हिंदी का है वो तद्भव है, ये ध्यान रखना। हाँ बिल्कुल सही। आगे चलता हूं मैं, सुनिए सुनिए। देशज कैसे पहचानोगे? सुनो, सबसे पहले देशज ना दो शब्द से मिलकर बना है। पहला शब्द इसमें है देश और पीछे है जा, तो मैंने लिखा देश और जा, और इसका पूरा अर्थ होगा देश में जन्मा। मैं कई बार ऐसे लिखता हूं देश में जन्मा, या हमारी हिंदी में जो देश से आया है, जो कहीं से नहीं आया, जो हमारे देश में ही जन्मा है, उसे कहते हैं देशज, उसे कहते हैं देशज। एक बात सुनो, देशज की एक परिभाषा दी जाती है कि देशज ना उत्पत्ति के आधार पर पहचाना जाता है कि इसकी ना हमारी हिंदी में उत्पत्ति हुई है, ये रचना बनावट से नहीं बना। तो मैं एक काम करना देशज को, कि देशज की एक परिभाषा मैंने पढ़ी क्या, कि ऐसे शब्द जिसकी उत्पत्ति का पता नहीं चलता, जिसकी उत्पत्ति का पता नहीं चलता, उसे ना देशज कहते हैं। क्या मतलब? कि जिसका ये नहीं पता चलेगा कहां से आया है, उसे कहते हैं देशज, उसे कहते हैं देशज। जैसे मैं तुम्हें उदाहरण दे रहा हूं, देखो सुने। मान लीजिए कोई मुझसे पूछे कि सूर्य कौन सा शब्द है, तो मैं कहता हूं ये तत्सम शब्द है। अब तत्सम कैसे है? तुम मुझे बताओ, क्या ये पता है ये कहां से आया है? मैं कहता हूं सूर्य मुझे पता है कहां से आया है, संस्कृत से। अरे जज कर लेते हैं ना, कहां से लिया है, तो संस्कृत से लिया है। तो जिसकी उत्पत्ति का पता होता है वो तो देशज, वो तो तत्सम हो सकता है। पर जब मैं ये शब्द लिखूंगा तो तुम ये नहीं बता पाओगे ये कहां से आया है। तो ऐसा शब्द जिसकी उत्पत्ति का पता नहीं है वो देशज है। जैसे देखिए, पहले लिखा मैंने सूर्य, अगर सूर्य तुम बता दोगे कहां से आया, संस्कृत से, तो इसकी तो उत्पत्ति का पता है, तो ये देशज नहीं है। फिर अचानक मैं लिखता हूं सूरज, कोई मुझसे पूछे ये कहां से आया, तो मैं इसे ही बता सकता हूं कहां से आया। अरे ये आया सूर्य से है, संस्कृत से आया, पर हमने बिगाड़ दिया इसे। कभी कभी किसी शब्द को देख के ही बताते हो ये कहां से आया है, चाहे इसका बिगड़ा रूप क्यों ना बताओ। पर कुछ शब्द मैं ऐसे लिखूंगा जिसे तुम देखकर नहीं बताओगे। जैसे बताओ, अगर मैं तुम्हारे सामने लिखूं शब्द ऊंट पटांग, ऊंट पटांग, तो तुम ढूंढते रह जाओगे। देखिए, सूरज का संस्कृत है सूर्य, पर ये भी देशज भी आम जिंदगी में बोले जाते हैं और देशज भी आम जिंदगी में बोले। मैं ये भी कहता हूं ऊंट पटांग बात मत कर, और मैं ये भी कहता हूं सूर्य निकल आया। हम ये दोनों शब्द आम जिंदगी में बोलते हैं, पर किसी का तो तुम संस्कृत निकाल दोगे, पर इसका संस्कृत नहीं निकाल पाएगा। ये ऐसा शब्द है जो खुद बना है, सीधी बात है। देशज वो शब्द होते हैं जिनकी उत्पत्ति का पता नहीं चलता, उन्हें कहते हैं देशज। हाँ करा दूंगा खुशबू, में डाउनलोड कराऊंगा पीडीएफ, चिंता ना करो। देशज ऐसा शब्द होगा जिसका संस्कृत भी नहीं बताया जाता, उसे कहते हैं देशज। फिर सुन लीजिए, अगर मैं तुम्हारे सामने एक शब्द दूं, सुनिएगा, अगर मैं तुम्हारे सामने एक शब्द दूं कि घर, क्या लिखा है घर, और एक शब्द दे दूं पिल्ला, तो बता सकते हो इसमें देशज कौन सा है? तो देखिए, घर का ना मिलता जुलता शब्द निकाल दोगे, गृह। अरे घर क्या गृह से निकला है? ये भी आम जिंदगी में बोला जाता है और ये भी, पर ये देशज है क्योंकि इसका मिलता जुलता संस्कृत है ही नहीं। ऐसे शब्द जिसका संस्कृत निकल आएगा हिंदी का, वो तत्सम हो जाए, तद्भव तत्सम में पहचान लिया जाता है। पर तुम देखिए कैसे निकालोगे। देशज ऐसे शब्द हैं, सुनिए देशज कैसे हैं। देशज को कहा जाता है जिसकी उत्पत्ति का पता नहीं चलता, पर देशज ऐसा शब्द होता है कि जो आया तो कहीं से नहीं है, पर हमने कई बार, हम समाज वाले लोगों ने, हम बोलते बोलते कई बार देशज को बना देते हैं, देशज खुद ब खुद बना देते हैं हम, और इसकी उत्पत्ति का इसलिए पता नहीं लगता क्योंकि हम बोलते बोलते खुद बना देते हैं। जैसे देखिए, मैं कुछ शब्द बता रहा हूं, फिर इसे करेंगे, वो तद्भवता पर यह देशज है,
जैसे एक काम करो, देशज कैसे बनाए, देशज एक काम करो, मैं ऐसे बताता हूं, चलिए मैं कुछ शब्द लिखता हूं, बताना ये देशज है। मैं तुम्हारे सामने लिख रहा हूं टकला, अरे टकला देशज है, बोलते नहीं हम जिंदगी टकले इधर, पर ये शब्द ऐसा है, ये कहीं से नहीं आया। कई बार हम आम जनता आपस में बात करते करते कुछ ऐसे वर्ड बना देती है जो कहीं से नहीं आए, हम बोलते बोलते गढ़ लेते हैं और फिर अर्थ भी निकाल लेते हैं उसका। ऐसे शब्द जो हिंदी में प्रचलित तो हैं पर जिसकी उत्पत्ति का पता नहीं लगता, जो हमारे द्वारा क्रिएट किए जाते हैं गांव देहात में, उन्हें कहते हैं देशज। आगत विदेशी शब्द को कहा जाता है, आगत विदेशी शब्द को कहा जाता है, ये तो अपना ही शब्द है। देशज को तो विगत शब्द कह सकते हैं। कभी पूछा जाए विगत शब्द कौन से होते हैं, वो होते हैं विगत, वो देशज है। आगत विदेशी शब्द होता है। तो तुम एक काम करोगे, मैं लिखने जा रहा हूं क्या, देखिए कई बार बच्चे गली में कंचे खेलते और कहते हैं अंटा, और बच्चे बना देते हैं कुछ शब्द और वो फिर प्रचलन में हो जाता है, प्रचलन में आ जाता है। तो मैं कुछ शब्द लिख रहा हूं, बताओ। अगर मैं तुमसे कहूं फटाफट, इनकी सबसे अच्छी पहचान, इनका संस्कृत भी नहीं बता सकते आप किसे कहते हैं, है ना। कभी कभी आएगा खचाखच, क्या बोलते हैं ना कि बस खचाखच पड़ी पड़ी है, ठीक है ना। कभी सुना है चपेट, रैप्टा, दुलत्ती, कभी आएगा ठसका, ठीक है। ये सारे शब्द क्या है, देशज। कभी सुना है खिचड़ी। सुनो भाई, जितने गांव देहात के शब्द हैं वो सारे देशज है, और देशज की एक पहचान है, इनका संस्कृत शब्द नहीं मिलता जुलता। ये बात ध्यान रखिएगा आप, ठीक है या नहीं है। गुड आफ्टरनून रेखा, वेरी गुड। तो मैं कुछ शब्द लिखने जा रहा हूं, बताइए। कुछ शब्द देख रहा हूं, देखिए इसमें दो तरह के शब्द जाते हैं। पहले तो कुछ ऐसे शब्द जाते हैं जिनकी उत्पत्ति का नहीं पता लगता, समझ में है, जैसे टकला, फटाफट। कभी सुना है सन्नाटा, सन्नाटा। कभी सुना है धड़ाम। एक शब्द आया ऊधम, कहते हैं ना बच्चे ऊधम कर रहे हैं, ये ऊधम देशी शब्द है जो बनाया गया, गांव देहात में गढ़ा गया शब्द। तो कई बार तो इसमें ऐसे शब्द आते हैं जिनका पता नहीं लगता, पर कई बार इसमें ऐसे भी शब्द आते हैं जो रिपीटेड शब्द होते हैं, जैसे फटाफट, खचखच, पटपट, झटपट, झटपट, झिलमिल। और जितने मैं शब्द दे रहा हूं इनका संस्कृत नहीं बनता। जिन हिंदी शब्दों का संस्कृत नहीं निकलेगा वो देशज है या नहीं है। क्या मेरी बात समझ में आई। एक तो देखिए ये आता है, कई बार इसमें ऐसे शब्द होते हैं जो खुद निर्मित होते हैं, कई बार इसमें ऐसे शब्द होते हैं जो रिपीट होते हैं, पर इसमें गांव देहात के वर्ड, क्षेत्रीय शब्द भी शामिल होते हैं। जैसे मैं लिखने जा रहा हूं अब, कभी सुना है लोटा, हसिया, दराती। जो गांव देहात का वर्ड होगा वो देशज होगा। ये देशज शब्द है, देश में गड़ा हुआ है। लोटा, हसिया, दराती, हुक्का, ठीक है या नहीं है। भौजाई, क्या ये देशज शब्द है या नहीं है। क्या समझ में आ गया, मैं बताऊं। देखिए भाई, अगर मुझे कहोगे आप फूल, तो फूल का तुम संस्कृत निकालोगे पुष्प, पुष्प बोलते बोलते फूल हुआ है। अगर मुझसे कहेंगे बंदर, बंदर किससे निकला है, वानर से, ये तत्सम है, ये तद्भव है। लेकिन अगर मुझसे कहेंगे आप तेंदुआ, तो तेंदुआ देशी शब्द है जो इसका संस्कृत मिलता जुलता नहीं मिलता। बात ध्यान रखिएगा इसे, ठीक है ना। अगर मुझसे आप कहेंगे पिल्ला, ठीक है, ये कौन सा शब्द है, ये देश शब्द है। इस तरीके से ध्यान रखना। अच्छा, मेडिटेशन लेने गई थी, कोई बात नहीं बच्चे, कोई नहीं, टेंशन छोड़ो। तो मैं समय ज्यादा ले जाता हूं, हो गया, कोई नहीं। अभी सुनिएगा, 1:15 तक क्लास लूंगा। सुनो, तो मैंने 3 शब्द बता दिया, बाकी मैं टेस्ट से पूछूंगा। सुनो, एक विदेशी शब्द पूछो। एक काम करोगे बच्चे, विदेश शब्द, देखिए ग्रामर पूरी कोशिश कर रहा हूं मैं, देखिएगा थोड़ा सा लंबी सी क्लास लगेगी, मैं समय ज्यादा ले जाता हूं इस पे। विदेशी शब्द क्या है, सुनो। विदेशी शब्द, विदेशी शब्द कैसे पहचानोगे। विदेशी का सबसे आसान तरीका है, ये 2 शब्द से बना है, विदेश, धन, जा। यानी ऐसा शब्द जो विदेश में जन्मा हो पर बोला इंडिया में जाता है। तो ऐसे शब्द जो सारे शब्द विदेशी हैं और जो हमारे इंडिया में बोले जाते हैं उन्हें कहते हैं विदेशज। एक बात और ध्यान रखना, विदेशज को हमारी हिंदी में एक नाम से और जानते हैं, इसे कहते हैं आगत शब्द। आगत शब्द का मतलब है इनकमिंग वर्ड, जो बाहर से आए। तो हमारी हिंदी में कुछ ऐसे शब्द हैं जो बाहर से आए, उन्हें कहते हैं विदेशी शब्द, उन्हें कहते हैं विदेशी शब्द। एक काम करोगे, तुम्हें विदेशी सिर्फ इतना पढ़ना है कि हमारी हिंदी में वे शब्द जो विदेश से आए उन्हें विदेशी कहेंगे, ठीक है ना। लेकिन विदेशी शब्द कौन कौन से, सुन लो। विदेशी शब्द कौन कौन से, हमारी हिंदी में विदेशी शब्द को 2 तरीके से बोला गया है। एक मैं लिख रहा हूं ज्यों का त्यों, क्या लिखा है, ज्यों का त्यों। ज्यों का त्यों का मतलब है कि कुछ ऐसे शब्द हैं जैसे अंग्रेज बोलते थे, जैसे बाहर के लोग बोलते थे, आज भी हम उसे वैसा ही बोलते हैं। कुछ शब्द ऐसे हैं कि जो बिल्कुल ज्यों का त्यों बोले जाते हैं, लेकिन कुछ विदेशी शब्द ऐसे हैं जिनको हमने बदल दिया है, बदल कर भी अपनाया है। तो विदेशी तुम्हें 2 तरीके से देखने हैं। हाँ, थाली विदेशी, थाली जो है वो देशज शब्द है, बिल्कुल बिल्कुल। विगत देशज है और आगत विदेशी शब्द है, ठीक है ना, ये याद रखना है। आगे चलता हूं, देखो इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो। ज्यों का त्यों शब्द क्या होता है, ज्यों का त्यों कैसे, जैसे मैं तुम्हारे सामने एक शब्द देता हूं बैंक। अब तुम ये कैसे पहचानोगे ये विदेशी है, तो देखिए जिसकी स्पेलिंग इंग्लिश में बन जाएगी वो विदेशी है। BANK, बैंक, क्या इंग्लिश का वर्ड है। अगर मैं कहूं स्टॉल, स्टॉल इंग्लिश का वर्ड है या नहीं, जिसकी स्पेलिंग इंग्लिश में जाएगी वो विदेशी है। अब अंग्रेज भी स्टॉल बोलते थे, हम भी स्टॉल बोलते हैं। बैंक इंग्लिश भी, अंग्रेज भी बोलते थे, हम भी। चलिए देखिए, अगर मैं कहता हूं स्टेशन, तो स्टेशन इंग्लिश का वर्ड है या नहीं है। अगर मैं कहूं पब्लिक, तो क्या जिसकी स्पेलिंग इंग्लिश में बन जाएगी वो विदेशी तो है। बस आपको एक शब्द देगा, ऐसा ही आएगा। एक बार पेपर में आया ऑनलाइन, ऑनलाइन, क्या ये इंग्लिश का ही वर्ड तो है। तो कुछ शब्द ऐसे हैं जो एज इट इज बोले जाते हैं, जो कहता हूं। जैसे मैं अगर कहूं टीम, स्कूल, कई बार आएगा पिन, पिन इंग्लिश का वर्ड है बच्चे। एक बार सुनो, एक बार आया अपील, लोगों को लगता है अपील जो है वो विदेशी शब्द नहीं है, पर ये इंग्लिश का ही वर्ड है। अपील का मतलब है ए से स्पेलिंग शुरू होती है इसकी, अपील इंग्लिश का ही वर्ड है या नहीं है। तो कुछ ऐसे शब्द हैं
जैसे बाहर के लोग बोलते हैं वैसे ही हम बोलते हैं। आपको बस इतना पूछेगा ये कौन सा शब्द है, या तो ये विदेशी है या आगत, पर कुछ विदेशी शब्दों को हमने बदला भी है। जैसे मैं एक शब्द देता हूं कैप्टन, कोई मुझसे कहे ये कौन सा शब्द है, तो मैं कहता हूं कैप्टन ना विदेशी शब्द है, क्योंकि इसकी स्पेलिंग सी से है अभी, सही है ना। लेकिन अगर मैं तुम्हारे सामने पूछूं कैप्टन बोलते बोलते क्या हो गया है कप्तान, तो मुझे इतना ध्यान रखना, कई बार देखिए विदेशी शब्द ऐसे होते हैं कि जब विदेश अंग्रेज यहाँ आए तो अपना शब्द बोलने लगे। कभी कभी कुछ लोग उसको सही प्रोनाउंसिएशन करते हैं, पर कई बार गांव देहात में ना जब शुरुआत में अंग्रेज आए तो कई बार लोगों से शब्द बोला नहीं गया, तो कैप्टन बोलते बोलते लोगों ने कैप्टन को क्या बोल दिया, कप्तान, और वो यूज करने लगे। तो कप्तान खुद नहीं गढ़ा गया है, इंग्लिश वाले शब्द को देखकर बदला है। बात समझ में आई? तो जो इंग्लिश से मिलता जुलता शब्द निकलेगा उसे भी विदेशी माना जाता है। कभी कभी एक दिक्कत आती है कि अगर कप्तान लिख देगा तो आप हिंदी गाना लगा दें, ये विदेशी शब्द है, अरे क्या मैच करता है, नहीं करता है। अगर मैं आपके सामने कहूं ऑफिसर, ऑफिसर, तो ऑफिसर बोलते बोलते अफसर हो गया है, ये थोड़ा चेंज कर लिया है। अगर तुमसे अफसर भी पूछे तो भी विदेशी, इसका मतलब ये भी विदेशी, ये भी विदेशी, ये भी विदेशी। एक इंग्लिश में वर्ड होता है कैटल, कैटल से बन गया केतली, और केतली ऐसा लगता है कि भाई ये तो अपना वर्ड होगा, जबकि केतली कौन सा वर्ड है, गांव देहात का लगता है, पर है विदेशी। कभी कनस्तर का सुना है, कनस्तर कैनस्टर से निकला है। तो थोड़ा सा एक काम करोगे, बता रहा हूं, ये सारे शब्द होते हैं ये। अच्छा सुनिए एक बात, अभी मैं सिर्फ ये बता रहा हूं, कुछ ज्यों के त्यों शब्द हैं, कुछ को बदला गया, अब सुनिएगा भाई। लेकिन कई बार एक शब्द सुनिए, एक शब्द मैं तुम्हारे सामने लिखूं गजल, कई बार मैं अभी ये बता रहा हूं कि जिसकी स्पेलिंग इंग्लिश में बन जाएगी वो विदेशी है, वो तो है विदेशी। तुम्हें ज्यादातर सीटेट में ऐसा आता है अब तक जितना आया। लेकिन बताइए कितने बच्चे जानते हैं गजल हमारा शब्द है, अरबी शब्द है। कई बार तुम्हें उर्दू जैसा शब्द नजर आएगा, और जो उर्दू के शब्द नजर आते हैं वो अरब से लिए गए या फारस से लिए गए, और अरब दूसरा देश है, ये है इंडिया। सुनिए भाई, ये है इंडिया, सुनिए मेरी बात। तो इंडिया से सिर्फ ब्रिटेन से ही शब्द नहीं आए, अरब से, फारस से, तुर्क से, जापान से, सब जगह से आए। जैसे मैं तुम्हारे सामने एक शब्द दूं सुनामी, तो तुम इसकी स्पेलिंग लिख दोगे, ये टी से शुरू होता है, पर ये इंग्लिश का वर्ड नहीं है, ये है जापानीज वर्ड। ऐसे कुछ अरबी फारसी के होंगे। तो सुनो, मैंने अब तक खूब सीटेट में देखा, सीटेट में कभी ये नहीं आता कि अरबी शब्द है फारसी शब्द है, वो बस तुमसे ये पूछेगा कि ये विदेशी शब्द है या नहीं है, क्योंकि सीटेट पैसेज के थ्रू व्याकरण पूछेगी, तो बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं पूछते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूं, जो तुम्हें इंग्लिश जैसा वर्ड लगा नजर आए या जिसकी स्पेलिंग इंग्लिश में बन जाएगी वो तो विदेशी लगाओगे, इससे मिलता जुलता भी लगाओगे। लेकिन तुम एक काम करो, रखना जो उर्दू जैसा शब्द हो, उर्दू का मतलब समझते हो, जो तुम्हें मुस्लिम जैसा वर्ड लगे या उर्दू जैसा शब्द नजर लगे वो भी विदेशी है। जैसे देखिए मैं कुछ शब्द लिखने जा रहा हूं, जैसे गजल, जैसे मैं कहता हूं गैर हाजिर, गैर हाजिर, क्या फारसी शब्द लग रहा है, नहीं लग रहा है। बेलगाम, बे अगर उपसर्ग लगा, ये फारसी का उपसर्ग होता है ना। बेलगाम, बेगम, ठीक है ना, बेगम, निकाह, क्या ये फारसी के शब्द हैं या नहीं है। तो थोड़ा सा एक काम करना है तुम्हें, अगर तुम्हें कोई उर्दू जैसा शब्द, नकाब, ये विदेशी शब्द है, तो मैं इस पर ज्यादा नहीं जा रहा हूं। कई बार कई बच्चे कमेंट आए कि इसमें अरबी बताइए, फारसी, ये तो बड़े एग्जाम्स में पूछा जाता है। आप कितने पेपर सीटेट को उठा के देखिए, आपसे बस ये पूछेगा क्या ये विदेशी है या नहीं, तो आप दो तरीके से पहचानोगे, या तो अंग्रेजी वर्ड बन रहा होगा या फिर अरबी फारसी का। जैसे बताइए मैं तुमसे कहूं, अगर एक शब्द दूं जैसे बेगारत, है ना, नाइंसाफी, है ना, इस तरह के वर्ड सारे क्या है, विदेशी शब्द है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना, मैं विदेशी इतना ही रख रहा हूं। सब बच्चे बताइए क्या मैं और भी पढ़ाऊं, सारे विदेशी को डिस्कस कर दूं, पर मुझे लगता है ये आता नहीं है तो बात नहीं कर रहा हूं। ये विदेशी शब्द है, तो मैं 4 बचा चुका हूं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। आखिरी बचा है संकर शब्द, आखिरी बचा है संकर, तो मैं संकर डिस्कस कर रहा हूं। अरबी फारसी की जरूरत होगी तो मैं पीडीएफ के थ्रू ही बताऊंगा। सुनिएगा, अभी एक टेस्ट भी लूंगा मैं, बिना टेस्ट के नहीं जाएंगे आप। मुझे लगता है ज्यादा पे बात ना करूं। देखिए अगर तुम सीटेट के बाद दूसरे एग्जाम्स की तैयारी करते तब तो फारसी को बताना जरूरी है और फिर याद भी कराने कुछ शब्द, लेकिन इनमें इतना डीप नहीं आता, तो आप बस यही रखिएगा। मैंने 5 चीज करा दी, एक संकर शब्द भी सुन लो। संकर शब्द कभी कभी पूछा गया तुम्हारे पेपर में। संकर शब्द किसे कहते हैं, 5वां जो शब्द है संकर शब्द, उसे कहते हैं कि ऐसे शब्द जो दो अलग अलग भाषा, डिफरेंट लैंग्वेजों से, अलग अलग भाषा से मिलकर बने, अलग अलग भाषा से मिलकर बने, उन्हें कहते हैं हम संकर शब्द, उन्हें कहते हैं हम संकर शब्द। अरे ऐसा शब्द जो 2 भाषाओं से मिलकर बनेगा, वो भी अलग अलग, उसे कहते हैं मिलकर बने, उन्हें कहते हैं हम संकर। जैसे मैं लिखने जा रहा हूं, यहां ध्यान दीजिएगा, मैं यहां लिखने जा रहा हूं एक शब्द, जैसे मैं एक शब्द देता हूं रेल। पता रेल हिंदी का वर्ड नहीं है, रेल इंग्लिश का है, इसकी स्पेलिंग तुम्हारे पास होगी RAIL। रेल या रेलवेज अंग्रेजी वर्ड इसलिए माना जाता है क्योंकि रेल अंग्रेजों ने स्टार्ट की, हमारी हिंदी में रेल नहीं कहा जाता, RAIL रेल। और इसके साथ अगर मैं लिखूं गाड़ी, अगर ऐसा अड़ा नजर आ रहा है तो हिंदी में ही आता है। अगर मैं कहूं रेल गाड़ी, तो क्या ये 2 शब्द दिख रहे हैं, पर गाड़ी हिंदी का है, रेल इंग्लिश का, ये देशी शब्द है या नहीं है। तो हम उतना ही पढ़ेंगे जितने की जरूरत है, आप यकीन करें नहीं आता है इस तरह की बातें। हाँ, तलाक, है ना, ठीक है ना, आदाब, ये सारे विदेशी शब्द है ना। सुनिएगा, रेलगाड़ी, जैसे देखिए एक लिखूं मैं बम, बॉम्ब इंग्लिश का वर्ड है BOMB बॉम्ब। अगर मैं लिखूं बम वर्षा, तो क्या ये संकर शब्द है। जब 2 शब्द अलग अलग भाषा के होंगे तो विदेशी शब्द हो जाते हैं। एक शब्द और देखिए, अगर मैं तुम्हारे सामने लिखूं एक शब्द टिकट, टिकट इंग्लिश का वर्ड है, T से शुरू होता है, और अगर मैं लिखूं घर, तो क्या विदेश संकर शब्द है। ऐसा शब्द जो 2 अलग अलग भाषा से मिलकर बनेगा। देखिए एक बार शब्द आया गोल,
गोल हिंदी का वर्ड है, पर कभी सुना है मार्केट? गोल मार्केट, मार्केट इंग्लिश का वर्ड है और गोल हिंदी का वर्ड। जब दो शब्द ऐसे हों जो अलग अलग भाषा से मिलकर बनेंगे, उसे कहते हैं हमारी हिंदी में संकर शब्द। और ये पेपर में आया है, समझ में आ रही बात या नहीं? एक शब्द और देखिए, देखिए मुश्किल करता हूं मैं। ब्रेड, ब्रेड इंग्लिश का वर्ड है, और लिख लूं पकौड़ा, तो पकौड़ा देशी शब्द है, गांव देहात का वर्ड है ना पकौड़ा, इसका संस्कृत भी नहीं बता सकते, तो ये दो अलग है, ठीक है ना। बैलगाड़ी तो एक सही है बेटा, बैल तो हिंदी का ही वर्ड है मुकेश, बैलगाड़ी नहीं करोगे। फिर सुनो, एक शब्द और दे रहा हूं, अगर मैं तुम्हारे सामने ये लिख देता हूं ऑनलाइन, तो बेटा ये संकर नहीं है। सुनो, ये संकर नहीं है। वो क्यों नहीं है? क्योंकि ऑन भी इंग्लिश का वर्ड है और लाइन भी इंग्लिश का वर्ड है। ऐसा वर्ड जो एक भाषा के ना हो, अलग अलग भाषा के हो। अगर मैं तुमसे पूछूं, सूर्य संस्कृत का शब्द है और ताप भी संस्कृत का शब्द है, पर यह थोड़ी ना संकर होगा। संकर तो वो होगा जो दो अलग अलग भाषाएं होंगी। बात समझ में आ रही है? बात समझ में? जैसे देखिए, एक शब्द मुश्किल, एक शब्द है शहीद। शहीद हम तो स्वतंत्रता सेनानी कहते थे, शहीद संस्कृत का शहीद जो है वो फारसी का शब्द है, विदेशी शब्द। पर देखिए इसमें एक शब्द शहीदोत्सव, कभी कभी दो शब्द को मिक्स भी कर देंगे, शहीदोत्सव। इसमें दो शब्द हैं, एक तो शहीद और एक है उत्सव। पता है, उत्सव संस्कृत का शब्द है, उत्सव करना, कार्यक्रम करना, और शहीद जो है ये। पर देखिए सिनेमा घर, सिनेमा इंग्लिश का वर्ड है और घर हिंदी का है। तो इस तरह से संकर शब्द होते हैं। हाँ, सिनेमा हॉल तो इंग्लिश का बन जाएगा, पर सिनेमा घर ये संकर शब्द बनेगा। इस तरह से देना। हाँ, गोल घर हो सकता है, ये भी मान सकते हो, ये भी मान सकते हो। तो मैंने एक थोड़ा सा मुश्किल कराऊं। देखिए एक काम करो, ये लिखा मैंने जांच। पता है जांच कौन सा शब्द होता है? जांच विदेशी शब्द है फारसी का, उर्दू का शब्द है जांचना। पर पता है जांच के साथ अगर मैं कर्ता लगा दूं, कभी सुना है कर्ता ने कर्म को करण से, ये संस्कृत का शब्द है, ये भी संकर शब्द है। तो थोड़ा मुश्किल तो आते हैं, पर सीटेट में ज्यादा मुश्किल नहीं आएगा। मैं यहीं तक रख रहा हूं। इसके बाद मैंने कहा कि शब्द अर्थ के आधार पर भी होता है, तो अर्थ के आधार पर मुश्किल नहीं है भाई। सुन लीजिए, कभी कभी आपको पूछेगा, शब्द दो प्रकार का होता है कई बार, अगर शब्द का अर्थ निकले। या तो शब्द का अर्थ निकलेगा, एक होता है सार्थक शब्द, ये भी सुन लीजिए, एक होता है सार्थक शब्द और एक होता है निरर्थक। मैं सिर्फ इसको समझा रहा हूं। सार्थक शब्द उसे कहते हैं जिनका अर्थ निकलेगा, और निरर्थक उसे कहते हैं जिनका अर्थ नहीं निकलेगा। बस ये तो खत्म हो रहा है। जैसे मैं एक शब्द दे रहा हूं तुम्हारे सामने, सुनो। अगर मैं कहता हूं एक शब्द चालाक, तो क्या ये शब्द है? और सुनो, बताओ निरर्थक शब्द है या सार्थक? अब सुनो, चालाक को इंग्लिश में क्लेवर कह देते हैं, क्या इसका कोई ना कोई तो मीनिंग निकाल रहे हो, चाहे किसी भी भाषा में। पर चालाक को तो चतुर भी कहते हैं। जब किसी शब्द का अर्थ निकलने लगे, वो सार्थक होता है। जैसे मैं कहूं लाठी, लाठी वैसे देशी शब्द है, पर अगर अर्थ के आधार पर पूछे कि अर्थ निकलता है या नहीं निकलता, तो शब्द को तो अर्थ से भी दे सकते हैं, जितने भी शब्द अर्थ से भी देखे जा सकते हैं। तो लाठी का अपना ही करता है। अच्छा बताओ, लाठी का अर्थ क्या है? जिसे हम पीटते हैं। पर पता है क्या इसकी दिमाग में एक फोटो फ्रेम बनेगी? इसका तो अर्थ जानते हो, पर कभी कभी अगर किसी शब्द का दिमाग में फोटो फ्रेम बन जाए, वो सार्थक शब्द होता है। जैसे मैं कहूं तस्वीर, सार्थक शब्द है। अगर मैं कहूं फूल, सार्थक शब्द है। ये सारे शब्द अर्थ दे रहे हैं, है या नहीं है? लेकिन कई बार एक शब्द आता है, जैसे मैं लिखूं चाय, चाय सार्थक शब्द है, मुझे इसकी फोटो फ्रेम दिखती है, गरम गरम हवा सी उड़ती है। चाय, चाय जब पीते हैं तो दिखती है ना चाय, जो दिखता है वो सार्थक शब्द है। पर चाय के साथ कई बार हम शाय बोल जाते हैं और कह देते हैं जरा चाय शाय ले आओ। अब बताओ, अगर मैं किसी से कहूं जरा चाय शाय ले आओ, मेहमान आए जरा चाय शाय ले आओ, कह जाते हैं ना, भूल जाते हैं। पर बताओ, चाय आती है, शाय भी आती है। अब यहाँ चाय का अर्थ है, शाय का कोई अर्थ नहीं है। कभी तुमसे पूछा जाए कि निरर्थक शब्द कौन सा है, तो देखिए ये तो सार्थक है, ये निरर्थक माना जाएगा, क्योंकि असली में अर्थ तो इसका ही था। समझ में आया? जैसे पानी वानी, पानी सार्थक है क्योंकि पानी का अर्थ है। पर जब मैं कहूं पानी वानी ले आओ भाई, तो सिर्फ पानी आएगा, वानी भी आएगा। तो तुम इतना ध्यान रखना, नेक्स्ट क्लास में वाकी की कराऊंगा, पर अभी जाओगे नहीं, अभी कोई नहीं जाएगा। तो तुम इतना ध्यान रखना, बस कुछ नहीं करना, ये कम पूछेगा तुमसे। ज्यादातर सार्थक शब्द होते हैं। और सार्थक, सुनो, जब तुम कर रहे हो तो सार्थक के प्रकार कई बार सीटेट में तो नहीं आते, होते हैं। जब कोई शब्द अर्थ दे रहा है, तो सार्थक शब्द चार प्रकार का होता है। जैसे अर्थ दे तो कभी कभी एक अर्थ देता है, जिसे एकार्थी कहते हैं। कभी कभी कोई शब्द अनेक अर्थ देता है, जिसे अनेकार्थी कहते हैं। कभी कभी पर्यायवाची भी होते हैं, कि कई सारे शब्द एक जैसे अर्थ देते हैं, और एक विलोमार्थी होगा। इसे मैं नेक्स्ट क्लास में कोशिश करूंगा थोड़ा बता दूं, लेकिन तुम्हें इतना ही ध्यान रखना है, सार्थक निरर्थक कम पूछते हैं, ज्यादातर तत्सम तद्भव पूछेंगे। आज की क्लास में मैं सिर्फ इतना ही रखूंगा। पर एक काम करो, अभी जाएगा कोई नहीं, कुछ प्रश्न बताइए। मैंने कुछ प्रश्न रखे हैं, पहले तो बताओ। ये तुम्हें क्लास ऐसे ही मत बताना, ठीक नहीं लगी तो मैं फिर ज्यादा करूंगा, ज्यादा मतलब और एक्स्ट्रा करूंगा। पर मेन चीज तुम्हें पता है क्या आनी है सीटेट में? पेपर उठा के देखो, तत्सम तद्भव देशज विदेशज और संकर, इन्हीं पे मैंने ज्यादा जोर दिया है। रूढ़ यौगिक रूढ़ भी सिखाया, और सार्थक निरर्थक नहीं पूछे जाते। बस तुम इतना ध्यान रखना, जो शब्द अर्थ देता है उसे सार्थक कहेंगे, और जिनका अर्थ नहीं होता वो निरर्थक है। बस इतना रखेंगे सीटेट में। इस बार सीटेट में ग्रामर कम, पेडागोजी और उस पर ज्यादा ध्यान देंगे। चलो कोई नहीं, फिर भी बताओ, इस शब्द को बताओ भाई, विदेशी शब्द कौन सा? फटाफट कुछ आंसर दो, अभी कोई जाएगा नहीं। सुनिए, 5-10 मिनट अभी और दो। चलिए जल्दी से बताइए फटाफट। दिख रहा है सबको या बड़ा करूं? चलिए मैं बड़ा कर देता हूं इसे, सुनिएगा। चलिए बताइए, बताइए, उत्तर दीजिए। आप सही दिखेगा तुम्हें, उत्तर दो। अरे कितने बच्चे जानते हैं विदेशी पूछा जाएगा तो सिर्फ मैंने प्रश्न भी ऐसे बनाए जो आसान नजर आएंगे। चलिए एक एक करके बताओ, क्या ये विदेशी शब्द है? उत्तर भी। लेकिन देखिए सूर्य क्या है? क्या तत्सम है? ऐसे पहचाना करो इसे, इसलिए बता रहा हूं मैं।
लेकिन कई बार अगर तत्सम है तो इसका तद्भव बताओ, तो इसका तद्भव है सूरज, तो ये क्या बनेगा, तद्भव। पहचान लेना हिंदी का। अगर मुझसे कोई पूछेगा कान, तो यह है तद्भव, आम जिंदगी में बोला जाएगा। पर अगर इसका तत्सम पूछे तो क्या कर्ण बनेगा, नहीं बनेगा। ये चीजें ऐसे याद करा करो तुम। मुख संस्कृत का शब्द है, चंद्रमुख, मुख संस्कृत का है, और मुख बोलते बोलते क्या हो गया है, मुंह। मुंह जिसमें चंद्र बिंदु आएगा वो हिंदी का होता है, तो ये ध्यान रखना, ये है तद्भव। आपको कुछ चीजें चारों ऑप्शंस में ये भी ध्यान रखना है, पर टिकट क्या विदेशी है या नहीं है। बात समझ में आई, ये तो पहचान लिया, पर ये भी बताओ, ये रहा तत्सम। मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, ये तो मैंने लिखा है, आप ध्यान रखना। मुख जो है वो तत्सम है, मैं ये भी लिखूंगा, और फिर अगर तत्सम है तो आपको तद्भव भी बताना है, याद रखिएगा। कान जो है वो तद्भव शब्द है, क्योंकि आम जिंदगी में बोला जाएगा। फिर इसका संस्कृत भी बताओ, कर्ण इसका संस्कृत है। अगर सूर्य है तो ये तत्सम शब्द है, ये भी बताओ, और फिर इसका तद्भव बताना है। ये चीजें करनी ही करनी है, और ये तो फिर क्लियर ही हो गया भी उत्तर। चलो अगला बताओ, अगला बताओ, इनमें से कौन सा शब्द देशी नहीं है। इस बार देशी बताना है। सुनिए, जिसमें त्र नजर आ जाएगा वो संस्कृत का शब्द हो जाएगा, यानी तत्सम। और तत्सम की एक पहचान मैंने बताई, जिसमें क्ष दिखे, त्र दिखे, ज्ञ दिखे और श्रा। अगर ये 4 अक्षर दिखाई दे रहे हैं वो संस्कृत का होगा, पक्का संस्कृत का होगा। तो ये तो तत्सम है। तो देशज, वो पूछ रहा कौन सा देशज नहीं है, तो यही उत्तर है। अरे यही उत्तर होगा। अगर पूछा जाए कौन सा देशी शब्द नहीं है, देशी वो शब्द है जिसका संस्कृत भी नहीं होगा और जो अपने आप गढ़ लिया गया जनता के द्वारा। तो घपला, पगड़ी, लोटा, क्या ये 3, अरे घपला कहते ना पब्लिक में, घपला हो गया। अरे घपला देशी शब्द बना दिया आम देहात में। क्या पत्र संस्कृत का शब्द नहीं है। वो पूछ क्या रहा है, कौन सा देशज नहीं है, ठीक से पढ़ो। तो ये देशज नहीं है क्योंकि ये तत्सम है। मैं जानबूझ के ला रहा हूं, पढ़कर बताओ, कैसे बताओगे ऐसे। फिर देखो, अब इस बार पढ़ना है प्रश्न को तुम्हें। ये तीनों शब्द देशी शब्द हैं, क्या देशज हैं, और देशज को एक नाम से और जानते हैं, क्या कहते हैं, विगत। समझ में आ रही बात, समझ में आ रही, तो उत्तर जाएगा ए। इस बार गलती नहीं करोगे, इस बार गलती नहीं करोगे, बताओ। कई बच्चों ने सही उत्तर दिए, कई गलत दे रहे हैं, जल्दी से दो, फटाफट, जल्दी जल्दी। इस बार बताना है कौन सा तत्सम नहीं है, इस बार बताना है। अरे ये तो गड़बड़ हो गई। अच्छा ये रहा तीसरा बताओ भाई, कौन सा तत्सम नहीं है। अच्छा, तत्सम कौन सा होता है, तत्सम वो शब्द है, मैं ब्लैक पेन लू इस पे। तत्सम वो शब्द है जो संस्कृत का है, जो संस्कृत के होंगे वो तत्सम है। और वो पूछ रहा है ऐसा कौन सा शब्द है जो तत्सम नहीं है, नहीं संस्कृत का नहीं है, बताओ। जब भी किसी शब्द में चंद्र बिंदु लगा होगा वो तद्भव शब्द होगा। कौन सा शब्द, तद्भव। जैसे देखिए, एक शब्द है मुख, बताइएगा ये संस्कृत का है, बोलते बोलते हो गया मुंह। क्या चंद्र बिंदु लग गया, तो चंद्र बिंदु तो तद्भव में होता है। एक शब्द है दंत, दंत बोलते बोलते क्या हो गया, दांत, तो क्या चंद्र बिंदु तो तद्भव में हो गया। एक शब्द है सर्प, सर्प बोलते बोलते क्या हो गया, सांप। जब भी चंद्र बिंदु दिखाई दे वो हिंदी के शब्द में लगता है, यानी तद्भव में। तो कौन सा तत्सम नहीं है, आंसू नहीं है। अगर आंसू तद्भव है तो इसका तत्सम बताओ, क्योंकि पूछेगा, क्योंकि हर तत्सम का तद्भव होता है। तो एक शब्द है संस्कृत का अश्रु, अश्रु बोलते बोलते क्या हो गया है, आंसू। इतनी बात ध्यान रखना, ये नहीं है संस्कृत का। पर देखिए, ज्ञ आ गया तो संस्कृत का है, मैंने बताया था। अगर क्ष, त्र, ज्ञ और श्र अक्षर दिखाई देंगे तो वो क्या तत्सम होगा या नहीं हो गया। देखिए, ये रक्ष और ये रक्षा है या नहीं है, संस्कृत का। चले आगे बढ़े, बस बताते जाओ। इस बार बताओ कौन सा तद्भव नहीं है। तद्भव वो शब्द होंगे जो संस्कृत का नहीं होगा, यानी हिंदी का होगा। तद्भव वो शब्द होगा जो हिंदी का होगा, यही आने। बेटा देखो, तुम्हारे उसमें ना बहुत ज्यादा परिभाषा तो देगा नहीं, क्योंकि गद्यांश पद्यांश में से उठा के देगा शब्द, तो शब्द ही तो आने हैं, और बेसिक से शब्द पूछता है। जरा बताइए, इनमें से कौन सा तद्भव नहीं है, बहुत ध्यान से देना। हिंदी का शब्द कौन सा नहीं है, देखें कौन बताएंगे। अब बड़ा मुश्किल भी होगा कई बार, तो कैसे पहचानोगे। शगुफ्ता, वेरी गुड। और इस बार हम ग्रामर थोड़ी हल्की तरीके से करेंगे, और जल्दी पेडागोजी पे इस बार ध्यान दूंगा। पेडागोजी की प्रैक्टिस भी शुरू करूंगा मैं, पर अभी नहीं, पहले ग्रामर की कुछ क्लास लेते हैं। जैसे आज शब्द खत्म कर दिया ना हमने, ऐसी वाक्य भी खत्म करेंगे थोड़ा जल्दी करके, और फिर क्वेश्चन के आंसर के थ्रू करूंगा। हो सकता है मेरी क्लास 1 घंटे से थोड़ी ज्यादा बड़ी हो, 15-20 मिनट एक्स्ट्रा लगाकर आना है तुमको। चलिए बताइए क्या लिखो है। तो कितने बच्चे, कंगन, अरे पूछ रहा है हिंदी का कौन सा नहीं है। तो देखिए, ये दिख रहा है तुम्हें, मयूर। अरे कितने बच्चे जानते हैं मयूर बोलने के बाद मोर बन गया। क्या मोर को मयूर कहते, बता सकते हो कौन सा पहले बनाए, मयूर पहले बनाए, तो यही तो संस्कृत का है। क्यों नहीं पहचानते, कोई नहीं सिखा सकता तुम्हें कौन सा संस्कृत का है, तो तुम्हें खुद देखना है। अरे सी है या नहीं है, गलत कर दोगे, प्रैक्टिस करो। एक पीडीएफ भेजूंगा, उसे पढ़ना, और मुश्किल लगेगी पीडीएफ, पहले कह रहा हूं शब्द की, सारा पढ़ना, सारे शब्द देखना है। मेरे ख्याल से उसमें तुम समझ जाओगे। और उसमें ज्यादा तत्सम तद्भव देशज ज्यादा दिया गया है, याद रखना जो तुम्हारे पेपर का है। तो मयूर पीडीएफ मिलेगी, पढ़ना है उसे, और उसमें क्वेश्चन भी मिलेंगे तुम्हें, सब करना है। तो मयूर, और मुश्किल क्वेश्चन होंगे भाई, क्वेश्चन इजी नहीं देता मैं तुम्हें, तो आसान दे रहा हूं कराने के लिए, उसमें मुश्किल होंगे और करना है, ठीक है ना। कौन सा लगाया तुमने, सी, ठीक है। मैं इसमें देखिए, कुम्हार कुंभकार से बना है, पर मैं लिख नहीं रहा हूं क्योंकि आएगा नहीं। कंगन कंकण से बना है, एक शब्द संस्कृत का होता है कंकण, उससे कंगन निकला है, और ईख निकला है इक्षु से। कई बार तुमने मेरी यूट्यूब की क्लास देखी होगी, उसमें तो थोड़ा टिपिकल चलता है क्योंकि बड़ी लेवल की क्लास होती है। पर कितने बच्चे जानते हैं मयूर है, सी, इससे ज्यादा नहीं है। चलिए बताइए, पढ़ के बताओ इस प्रश्न को खुद ही, जल्दी से कुछ परिभाषा दी ताकि तुमने देखो पढ़े हैं या नहीं। किसे कहें तत्सम शब्द, बताओ तत्सम किसे कहें, फटाफट बताओ। कुछ इस तरह से भी पूछ रहा हूं ताकि आपको पता लगे कि तुम सीखे हो। क्या लगाओगे, देखिए
इतना ध्यान रखना, तत्सम वो होगा जो संस्कृत का होगा और जो संस्कृत से लिया गया है, जिसे बदला नहीं गया है। तो जो शब्द संस्कृत से हिंदी में अपने मूल रूप में ही प्रयोग किए जाते हैं, बदले नहीं जाते, उन्हें तत्सम कहते हैं। लेकिन जिन संस्कृत शब्दों का रूप परिवर्तित हो जाता है और हिंदी में बन लिया जाता है, क्या वो तद्भव होते हैं या नहीं होते? पूछ ये रहा है कि तत्सम किसे कहेंगे। तो क्या बी उत्तर लगाया तुमने? बी उत्तर लगाया तो परिभाषा भी याद होनी चाहिए, इस चीज को ध्यान रखना है तुम्हें। पीडी मैं मानता हूं कि इस क्लास में मैं थोड़ा सा लाइट लेके चलूंगा, पर जो मैं पीडीएफ दूंगा उसको सारी समझ जाओगे तुम। तो पीडीएफ थोड़ी सी मुश्किल मिलेगी, तुम्हें पढ़ना पड़ेगा अगर तुम अच्छे से सीखना चाहते हो। चलिए बताइए, रूढ़ किसे कहें? रूढ़ किसे कहें, देखें कौन बताएगा। कोई मुझसे कहेगा चोर। चोर रूढ़ शब्द है, हाँ, क्योंकि ये एक ही शब्द है। पर जब मैं चोर को वर्ण अलग करूं, चो अलग करूं और र अलग करूं, तो ना इसका कोई अर्थ ना इसका कोई अर्थ। लेकिन अगर मैं काम चोर लिखूं, ये यौगिक शब्द है, इसको मैं अलग करूं तो काम भी निकला और दूसरा चोर, और इनके अर्थ हैं, कहते हैं जिसके सार्थक खंड नहीं होंगे वो तो रूढ़ है, और जिसके सार्थक खंड हो जाएंगे, अर्थवान टुकड़े हो जाते हैं, वो यौगिक होता है। तो सुनो, रूढ़ किसे कहेंगे? जिन शब्दों के सार्थक खंड नहीं होंगे। चलिए बताइए, अगर मैं लिखूं पुष्प, पुष्प रूढ़ शब्द है क्योंकि इसे ब्रेक नहीं कर सकते, पर लिखूं पुष्प माला तो इसे कर दोगे तो यौगिक कर दिया मैंने। तो इसकी देखिए, गलत करें, जिनके अनेक अर्थ प्रचलित हो, गलत। बी क्यों लगा रहे हो तुम? क्या कर रहे हो तुम? रूढ़ किसे कहेंगे? मैंने बताया था जो दो शब्दों से मिलकर नहीं बनेगा वो रूढ़ है, और जो दो शब्दों से मिलकर बनेगा यौगिक। पर मैंने ये भी बताया था, यौगिक ये शब्द दो शब्द से मिलकर, तो इसको अर्थवान टुकड़ों में बांट सकते हो, पर रूढ़ को नहीं बांट सकते हो। अगर मैं फूल लिख देता तो क्या ये रूढ़ शब्द है? क्योंकि इसको अलग अलग टुकड़ों में अर्थवान तरीके से नहीं बांट सकते। इसका ये मत, अच्छा देखिए, ये मत मानो जिसका एक ही अर्थ हो। जैसे देखिए, मैं एक काम करता हूं, कभी तुमने एक शब्द सुना है घटा? घटा ऐसा लगता है जैसे रूढ़ शब्द है, पर घटा का अर्थ बादल भी है और घटा का अर्थ कम करना भी है। तो रूढ़ शब्द के कई अर्थ हो सकते हैं, ये बात मानकर चलना। पर यहां रूढ़ की परिभाषा ये बनेगी। नहीं आया समझ में? नहीं आया समझ में? रूढ़ शब्द समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही? रूढ़ शब्द असली में रूढ़ की दो परिभाषा, ये ध्यान रखना, क्योंकि मैं यहीं से सिखाऊंगा। रूढ़ किसे कहते हैं? कि जो एक शब्द से ही बने, एक अर्थ ना हो, जो एक ही शब्द दिखे। या रूढ़ है जो शब्द दो शब्दों से मिलकर ना बने, दो शब्दों से मिलकर ना बने, एक ही शब्द होगा, दो शब्दों से मिलकर ना बने। और एक परिभाषा इसकी और होती है, जिसके सार्थक खंड ना हो, जिसके सार्थक टुकड़े ना हो, खंड ना हो, वो भी तो रूढ़ होगा, क्योंकि इसको ब्रेक ही नहीं कर सकते आप। नहीं समझ में आया तो इसे चेक करना, यही आंसर है, ये इसके आंसर नहीं है। जो संस्कृत से आए वो तो तत्सम है, ठीक है ना। जिनका एक ही अर्थ हो, एक अर्थ नहीं होगा, एक शब्द होगा, अर्थ कहां है? अर्थ तो अलग हो सकता है, बहुत सारे शब्द ऐसे हैं। चलिए आगे बताइए, इसे बताओ, ये भूलना नहीं है, बताओ यौगिक किसे कहेंगे? जो रूढ़ की परिभाषा थी उसकी उल्टी परिभाषा यौगिक की हो जाएगी। और क्या हो जाएगी? जिनका योग किया जा सके, जो प्राचीन काल से चले आ रहे हैं, या जिनके सार्थक खंड किए जा सके। हालांकि इसकी परिभाषा ये भी होगी, जिनका योग किया जा सके, ये भी सही है, पर प्रॉपर वे में यही सही मानी जाएगी। जिसके सार्थक खंड किए जाएंगे, जिसके दो रूप में टुकड़े कर दिए जाएंगे, उसे कहते हैं यौगिक, क्योंकि दो शब्द होते हैं उसमें। बात समझ में आ रही है नहीं? तो तुम एक काम करोगे, हालांकि भाई तुम्हें ये परिभाषा नहीं आती, पर मैंने तुम्हें अर्थ से पूछा है ताकि बता दूं। इसका सही आंसर क्या लगाया तुमने? दिया नहीं अभी उत्तर। प्रियंका तुम पूछ रहे थे मुझसे, सुनना, तुम मुझसे पूछ रहे थे, कौन सा पूछ रहे थे? छठा, जिसका जिनका एक अर्थ हो। एक बात बताइए, सुनिए, मैं तुम्हें एक शब्द देता हूं, बताइए सभी बच्चे, बताइए। एक शब्द है अंबर। अरे ये तो गड़बड़ हो गई बेटा। ऐसा है, थोड़ा सा सुनिए, सुनिए सी, आज की क्लास में इतना लिख रहा हूं, रख रहा हूं क्योंकि एक और क्लास है, थोड़ा सा बंद हो गया है, ठीक है ना। आज मैं इतना लिख रहा हूं, यही पीडीएफ करा रहा हूं, एक पीडीएफ मिलेगी उसे पढ़ना, लेकिन कहीं ना कहीं आप उसको पढ़ोगे तो समझ में आएगा। पर एक काम करो, क्लास कैसी लगी तुम्हें? ठीक भी लगी या मैं और स्तर बढ़ाऊं? अगर कहोगे तो बढ़ा दूंगा, पर इससे ज्यादा आता नहीं है बच्चे आपको, क्या? क्योंकि ग्रामर का पोर्शन थोड़ा कम भी आएगा और हल्का फुल्का प्रश्न आता है व्याकरण का। तो क्या समझ में आई मेरी बात? सही भी लगी तुम्हें क्लास? मुझे तो नहीं लगी ठीक, मुझे तो ऐसा लगा मैंने बहुत हल्का पढ़ा दिया आज। तुम्हें सही लगी या नहीं? जो बच्चे मुझसे पहले पढ़ चुके हैं वो भी जानते हैं मैं कैसे पढ़ा लेता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं आज मैंने इसलिए रखा क्योंकि मेरे दिमाग में रहता है कि सीटेट के बच्चे हैं, ज्यादा उनमें ग्रामर में फोकस ना करें। पर तुम्हें एक शब्द आएगा, तुम्हें पहचानने पे आएगा, परिभाषा भी कम आएंगी, क्योंकि परिभाषा तुम्हें ग्रामर आएगी, व्याकरण आएगा, तो गद्यांश ही तो आएगा, तो थोड़ा ध्यान रखना। पर एक बार बताओ, अब नहीं ले रहा हूं मैं क्लास, बस हो गई 6-7 प्रश्न दिए, कोई बात नहीं। अगली क्लास में मैं वाक्य कराऊंगा, पहली कर रहा हूं, एक टॉपिक एक क्लास में लेकर चलेंगे हम, ठीक है ना। हाँ, जिनके सार्थक खंड किए जाएंगे यौगिक होंगे। अच्छी लगी? पक्का ऐसे ही बता रहे, सच में सीरियसली मुझे मालूम है, और मैं बर्दाश्त क्या, तुम हो तो मैं हूं भाई, तुम मुझे कहोगे तो मैं और पोटेंशियल डालूंगा, पर मैं पीडीएफ में तुम्हारे पोर्टल पे मिलेगी। सुनो, पढ़ने के लिए मैटर दे रहा हूं मैं, पढ़िएगा, मुश्किल लगे तो कुछ पूछ लीजिएगा, पर मैं मैटर इसलिए दे रहा हूं कि कुछ पढ़ लो। और सुनो, उस पीडीएफ में थोड़ा ज्यादा मैटर होगा, पहले ही कह रहा हूं, क्योंकि मैंने खुद बनाया है, तो उसमें ना थोड़ा डीप बना दिया बड़े लेवल के लिए। तो मैं तुम्हें वही पीडीएफ दूंगा, आसान वाली नहीं, थोड़ी टिपिकल का मतलब है जिसमें ज्यादा मैटर मिले। तो सब पढ़िएगा अच्छे से, और कोई दिक्कत हो तो फिर पूछ लीजिएगा। लेकिन अगला टॉपिक में वाक्य लूंगा, कभी सुना है सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य, उसे बेहतरीन तरीके से करेंगे, ठीक है या नहीं है? चलिए
शुक्रिया सभी का, और समय तो ज्यादा देना ही है आपको, कम से कम 1 से सवा घंटे के बीच में क्लास लेंगे। चलिए शुक्रिया सभी का, धन्यवाद सभी का, आज इतना ही रखते हैं। चलिए अभी व्याकरण कर लो, पेडागोजी पे धीरे जाएंगे। व्याकरण के बाद 5 या 6 क्लास बाद पैसेज पे आऊंगा मैं, पैसेज कैसे कराया जाता है वो सिखाना है मुझे, फिर पेडागोजी पे चलेंगे। ठीक है भाई, शुक्रिया सभी का, धन्यवाद। जीते रहो, खुश रहो, लेकिन एक काम करना, मेहनत करो, बहुत कुछ मिलेगा बच्चे तुम्हें, लेकिन सच्चाई से मेहनत करना है ना। चलो बाय।